हेलो प्रफुल्ल, फाइनली दिन आ गया ये भी है। यस सर, डेफिनेटली आ गया। सो आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर प्रफुल्ल कुमार शर्मा, रैंक 249, एंड दिस वाज हिज थर्ड अटेम्प्ट. Third means second interview. Last year he missed the finalist by 5 marks, and this year he is in this side where we are not talking about any strategy for further attempts, but now it's his time to share his strategy for others. Congratulations प्रफुल्ल. थैंक यू सर। प्रफुल्ल, थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफ आप है ना बैकग्राउंड दो, अपना अपना स्कूलिंग कैसे किया, कॉलेज कहाँ से किया, थोड़ा सा आप मुझे वो बैकग्राउंड दो. सर कैन आई स्पीक इन मिक्स ऑफ या इंग्लिश एंड श्योर हिंदी? श्योर 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 श्योर. सर मेरा नाम प्रफुल्ल है और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के। और उत्तर मैंने प्रदेश का सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट. यस सर, फॉर्चुनेटली या. सर आई ऑल्सो हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम गोरखपुर सर। तो मैंने 8 तक जुबली इंटर कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई करी है। उसके बाद मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से 10th तक की पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। फॉर्चुनेटली 12th में मेरा सिलेक्शन हो गया था आईआईटी में। तो मैं 2013 में मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया इंजीनियरिंग फिजिक्स में। और कॉलेज के टाइम मैंने कुछ इंटर्नशिप भी करी, जर्मनी में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने 4th ईयर तक आते आते डिसाइड किया कि मुझे शायद सोशल सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में कुछ सीखना है, समझना है। तो मुझे पता था कि मेरी एज, एक तो मेरी एज नहीं थी एग्जाम की अटेम्प्ट लिखने की 2019 तक, और दूसरी चीज ये थी कि मुझे समझना था कि कैसे ग्रास रूट में क्या होता है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करना था। एंड आई वाज नॉट आल्सो श्योर कि क्या सिविल सर्विस देना भी है कि नहीं। तो फिर मैंने इंडिया फेलो नाम के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। इट इज़ अ सोशल लीडरशिप प्रोग्राम एंड उसमें मुझे मिलान फाउंडेशन के सर्चना स्कूल में काम करने का अवसर मिला, जो सीतापुर के कंटाइन नाम के गांव में स्थित है। और वहाँ पे मैंने गांव के स्कूल में रहकर गांव के स्कूल के डेवलपमेंट पे काम किया। और इनफैक्ट कुछ बच्चियों को एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट भी मैंने मेंटर किया। और अच्छी बात ये रही कि उनमें से 3-4 का सिलेक्शन भी हो गया गवर्नमेंट जॉब में और गवर्नमेंट स्कूल में। तो एक तरह का मोटिवेशन मिला। और उस पूरे साल के मुझे स्टेज से एक चीज समझ में आई कि अगर पब्लिक सेक्टर में काम करना है, अगर एक सोशल सेक्टर में काम करना है, तो सिविल सर्विसेज ही एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट सेक्टर प्लेटफॉर्म, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है इसका, अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए रूरल एरिया में देखा जाए। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी वहां से स्टार्ट करी। फिर मैंने 19 में अटेम्प्ट दिया। पहला अटेम्प्ट मैंने 8-9 महीने के अंतराल पे दिया था। और मैं थोड़ा सा शायद गाइडेड नहीं था, तो मैंने सिंपली प्रीलिम्स की तैयारी करी और ऑप्शनल मेरा तैयार था नहीं। और जनरल स्टडीज के तो मुझे सिलेबस के कीवर्ड्स भी नहीं पता थे। तो फिर मैंने पहला मेंस लिख दिया। फिजिक्स में तो ठीक ठाक नंबर आ गए, जीएस में सर 290 आए। और सिंस मैंने मेंस को अच्छे से लिखा नहीं था, तो पहले मेंस से मुझे पता नहीं चला गलतियां कहाँ की, सही कहाँ किया। पर ये पता था फेल हो रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद घर आ गए। उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एसओएमपी से। तब तक मेरे को ऐसा था कि आंसर राइटिंग से बहुत डर लगता था। मैं कभी ये नहीं सोच सकता था कि 1 घंटे में मैं 5 क्वेश्चन कैसे लिख सकूं, लेट अपार्ट 7। क्योंकि हमें देखा जाए 20 क्वेश्चन है, तो अगर 10 मार्कर और 50 मार्कर का मिक्स लें तो हमें 7 तो करने ही पड़ेंगे मोटा मोटी। तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट जब दिया, प्रीलिम्स दिया, मेरे प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आ गए लगभग, मतलब फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हो गया। तो अब लगा अब तो मेंस लिखना ही पड़ेगा। अब मेंस में ज्यादा कुछ प्रैक्टिस थी नहीं। और एसएमपी मुझे लगता है उस समय नया नया उस अभी स्टार्ट हुआ था, बात चल रही थी हमारी आपसे कि आपने भी कहा बड़े खराब मार्क्स है, सब में ही खराब मार्क्स है तुम्हारे मेंस में। और आई थिंक नवंबर से स्टार्ट करा मैंने हरिकेन की आंसर राइटिंग। हरिकेन बैच आई थिंक वो पहली बार लॉन्च हुआ था, उसने बहुत हेल्प करा मुझे 1 घंटे में 7 क्वेश्चन लिखने की हैबिट डाली। बट डेफिनेटली सर थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था और मेरी भी गलती थी। तो मैंने कंटेंट कंसोलिडेशन का काम नहीं कर पाया। और जो एक एग्जाम का डिसिप्लिन में आंसर लिखने होते हैं, मैंने वो शायद वो भी अध्ययन नहीं किया था। और उसके साथ ये हुआ कि फिजिक्स जो ऑप्शनल था वो तो वह उसमें भी टाइम चला गया। तो सेकेंड अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली ऐसे अच्छा था, ऑप्शनल अच्छा था, तो मेरा मेंस का कॉल आ गया। और इंटरव्यू में मैंने जमकर तैयारी करी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया था कोरोना के सेकंड में, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। अ, और उस समय मुझे लगता है मैंने काफ़ी मेहनत करी, मैंने स्ट्रक्चर समझा।
और आई थिंक उसका रिजल्ट भी दिखा मुझे, और मेरी फेलोशिप का जो भी एक्सपीरियंस है 195 मिला आई थिंक सोनी सर के बोर्ड में, जो वन ऑफ द नियर हाईएस्ट होगा। फिर वही था सर, काफी पर वही होता है ना सर, जब तक पता नहीं होता आपको जीएस में खुद का लेवल, तब तक आपको लगता है कि आपको तो आता ही है, जितना आता है उतना ही आता है। बिल्कुल। तो वो हुआ, मुझे लगा यार अब तो मैं पास ही नहीं हूँगा, मैंने आप ही के पास आया था, बहुत रोया जो भी किया। पर इस वाले अटेम्प्ट में, तीसरे वाले अटेम्प्ट में जो मैं, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, लास्ट 24 सितंबर को, मुझे आज भी याद है, 6:10 समथिंग को रिजल्ट आया था। और उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरे से तो होगा ही नहीं, ये है वो है। फिर मार्क्स आया तो 5 नंबर से रुका था, तब तो और लगा कि अनफॉर्चुनेट हो गया, बिकॉज मेंस के समय मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो मुझे लगता था यार कि अगर वो सही कर लिया होता तो 5 तो निकल ही गए होते। 8 पेपर हैं, एक एक नंबर दे दिया होता एग्जामिनर ने। और फॉर्चुनेट यही था कि उसके ऊपर ये मेरे साथ, मुझे लगता है एडवांटेज अब लगता है देखकर, कि उस अटेम्प्ट में मेरे पास सबसे एडवांटेज था, मेरा फिजिक्स तैयार था, और मुझे लगता है काफी अच्छे से तैयार था। और उसका मैं एग्जांपल ये है कि मैंने इस बार फिजिक्स बहुत कम पढ़ा था, तो भी मेरे 18 नंबर बढ़ गए, और पेपर 2 में आई थिंक शायद हाईएस्ट आए हैं। तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है एक बार अगर आपने सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट तैयार कर लिया, ऑल्दो ये टाइम लेता है। और इस अटेम्प्ट में मैंने एसओएमपी की सर की आपकी सारी बात मानी, 7 क्वेश्चन के बजाय 1 घंटे में 3 क्वेश्चन लिखा, फिर 5 क्वेश्चन लिखा, फिर 7 क्वेश्चन पे आया। फिर मैंने थोड़ी टेस्ट सीरीज भी लगाई, और मेरा जो फोकस था, मतलब ये मेरे लिए वर्क करता है, तो मेरा जो फोकस था इसमें कि मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा बस काटना चाहूंगा। In SOMP there are 3 courses for Hurricane, 357, 777, 710. प्रफुल्ल ने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया। प्रफुल्ल मिस्ड कट ऑफ बाई 5 मार्क्स। लोगों ने चढ़ा दिया कि तुम तो 710 वाले कैंडिडेट हो। एंड 1 घंटे में प्रफुल्ल 7 और ज्वाइंट, हफ्ते में 10। हाँ है ना, प्रफुल्ल ज्वाइंट 7 and 10 कि सर मैं तो 7 क्वेश्चन इन 1 आवर देन 10 क्वेश्चन इन 1.5 आवर। जनरली अगर मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरली बाकी लोगों को ये कि ठीक है यार कर लो जो करना है, बट मेरा वैसा नहीं था। मैंने बोला कि प्रफुल्ल तुम्हें पता है तुम्हें जाना कहाँ है? 357। 1 सेकंड के लिए तो लगा कि सर मैं इतना वीक हूँ क्या कि आप मुझे 357 में ट्रांसफर करना चाह रहे हो? मैंने कहा प्रफुल्ल वीक की बात नहीं है, अभी ना हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, वी हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी। क्योंकि लास्ट ईयर प्रफुल्ल गॉट 318 मार्क्स इन द जीएस। बहुत ही लो थे, एंड लोएस्ट रहे होंगे, and वन ऑफ द and when we were talking about that, so I say take it positive, क्योंकि अपने को 100 नंबर बढ़ाने का मार्जिन है। वो लोएस्ट। एक जो अपन बात करते हैं कि 40 भी बढ़ गए तो रैंक आ जाएगी, है ना? यहाँ से 73 बढ़ गए। हाँ 73 बढ़ गए। तो आई ट्रांसफर्ड हिम फ्रॉम 710 एंड दैट इज द टफेस्ट बैच। ठीक है, उससे मैंने कहा नहीं बेसिक पे आओ। हाँ, आपने यहाँ मुझे पे पता है क्या है बेसिक कि जो किया मैंने। जो बेस अगर आपका वीक है फिर ऊपर कुछ नहीं कर सकता। यस प्लीज कंटिन्यू। यस सर, थैंक यू सर, करेक्टली सर, थैंक यू सर, ये बिल्कुल सही बात है। पहले ये था कि 1 घंटे में 7 क्वेश्चन करने हैं, पहले से डे 1 से करता। तो जब स्पीड पे हम फोकस करते हैं, तो मैं उस पर आऊंगा उस पार्ट पे, कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कि अब स्पीड पे फोकस करने लगते हैं तो क्वालिटी पे तो कोई फोकस नहीं होता, और फिर ज्यादा करते हैं तो कंटेंट कंसोलिडेशन होता नहीं। तो आपने बिल्कुल। सही बोला कि 1 घंटे में 3 लिखो। पहले बहुत स्लो होगा, किसी को कोई सुनेगा 1 घंटे में 3 लिख रहे हैं, 2 मेंस लिख चुके हैं, 1 इंटरव्यू दे चुके हैं, बट सर्टेनली वो हेल्प करता है, सर्टेनली, क्योंकि फिर वो चीज आपको पता चलती है कि आप क्वालिटी कैसे सुधारेंगे। और ये मैं बात बिल्कुल अग्री करता हूँ, मेरी आंसर की क्वालिटी बढ़ी थी, बिकॉज अगर मैं मार्क्स देखूं अपने, पेपर 2 पेपर 4 में मुझे लगता है बढ़ सकते थे, तो पेपर 1 पेपर 3 में नथिंग लाइक इट। पेपर 1 में 100 आया और पेपर 2 में 92 आया है, पेपर 3 में। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेपर 3 में 92 इस साल काफी अच्छा स्कोर है। वन तो ऑफ द क्वालिटी वन बढ़ाना ऑफ द जरूरी था। हाईएस्ट, वन हाँ, ऑफ द हाईएस्ट। क्वालिटी बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो वो एक अच्छा काम किया आपने, मतलब थोड़ा पुश किया, और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर। यार ये तो इसमें ना पता है क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारी जगह कोई और कैंडिडेट होता और मैं उसको ये सलाह देता, वो कहता है यार तुमको कर पता भी है देता। मैं कौन हूँ, इंटरव्यू देके आया हूँ, तुम क्या हो, मैं सुनूंगा ही नहीं। थैंकफुली यू वर लाइक कि सर आप जो बोलोगे वो करूंगा। और यार क्या है कि मैं तुमको देख रहा हूँ पूरे 1 साल से, तो इसलिए दैट सजेशन आई के या सो प्लीज कंटिन्यू योर जर्नी। हाँ। सो बिल्कुल सर, ये हेल्प करता है। एक मुझे लगता है इस तैयारी में क्या होता है कि हर एक इंसान, हम लोग सबको बुक लिस्ट बताते हैं, हम सबको एक चीजें बताते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम सब इंडिविजुअल हैं, हमारी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं चीजों को फास्ट स्पीड में भी चीजों को समझ के कर सकता हूँ, पर मेरी वीकनेस ये है कि मैं आराम आराम से करूंगा तो बिगाड़ दूंगा चीजें। तो कई लोगों की वो स्ट्रेंथ होती है, तो अलग लोगों के लिए वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए मैं मानता हूँ मेंटर्स बहुत जरूरी होते हैं।
अब आपने मुझे बता दिया 357, तो फिर मैंने आराम आराम से क्वेश्चंस लिखे, फिर मैंने उस टाइम को कंटेंट कंसोलिडेशन के लिए किया, और थैंकफुली एक अच्छा कोर्स आया था, जो मुझे लगता है एसएमपी का काफी अच्छा कोर्स है, उतना हाईलाइटेड होता नहीं है आई गेस, थीमेटिक्स का कोर्स। और उस कोर्स में उन टॉपिक्स की थीमेटिक बात हुई जो नेग्लेक्ट किए जाते हैं। एंड आई बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा पेपर 2 पेपर 4 में उतना मैंने नहीं कंटेंट पिकअप किया था, इतना पेपर 1 पेपर 3 में, और जी मार्क्स मेरे पेपर 1 पेपर 3 में काफी ज्यादा बढ़ गए। तो पेपर 1 में जैसे आर्ट एंड कल्चर होता है, तो जैसे इस बार कई सारे क्वेश्चन आए थे स्पेसिफिक भक्त लिटरेचर, सबने जेनरिक आंसर भी लिखा होगा, पर मुझे एग्जैक्ट नेम्स तक पता था, देवरम, दिव प्रबंधम, क्योंकि एसएमपी के थीमेटिक कोर्स में वो सारी चीजें डिस्कस हुई थी, और छोटे में था तो वो रिवीजन हो पाया, 2 बार 3 बार रिवाइज कर पाया। तो फिर वो मैंने किया, प्लस मैंने कुछ एक बार की कोचिंग एक टेस्ट सीरीज लगाया था, पूरा तो नहीं कर पाया, पर लेकिन कुछ किया, प्लस आई थिंक यार जो थीमेटिक था ना, अगर थीमेटिक मेरे टाइम पे आ जाता ना, तो शायद मैं भी किसी को टॉक दे रहा होता। नहीं सर, बिल्कुल तो, सर। और थीमेटिक का जो कंसेप्ट था, ये बहुत सॉलिड कंसेप्ट था। निधि ने मुझे बोला था, and she gave me this particular concept. Last year ranked 286 and she got around 31 434 फोर marks, थर्ड में, 31 32 marks. And she was like, sir कोई आंसर राइटिंग मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बैठ गई थीम लेके, and then she gave the idea. फिर उसको आगे और अच्छे से बनाया गया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया। आई थिंक दैट कोर्स was worth, and everyone, if there are many candidates who are not into the list, like लेकिन वो होंगे, जैसे सैयद था, सैयद के देखो तुम GS1 में, और उसमें बहुत अच्छे नंबर बढ़े उसके। नहीं डेफिनेटली ये हेल्प करता है। इवन फिजिक्स पेपर 2 में इट इज कंसिडर वेरी डिफिकल्ट पेपर, इसमें हम्म। मार्क्स आते नहीं है। पर मैंने एक चीज की थी, मुझे जो लगता है, मैं डेफिनेटली अपने चैनल पे और एसएमपी के थ्रू भी मैं शेयर कर दूंगा बाद में। मैंने उस पर थीमेटिकली मैंने 25 साल का किया था, और आई कैन से दिस, आई एम नॉट क्लेमिंग और एनीथिंग, पर 244 का पेपर तो मेरे नोट्स में था, और 6 नंबर का क्वेश्चन गलत था, तो वो 250 का पेपर पूरा अटेम्प्ट आ गया था उसमें से। मैंने कुछ कुछ चीजें याद नहीं थी इसलिए हो सकता है, वरना मतलब मेरे आई थिंक नियर हाईएस्ट है फिजिक्स पेपर 2 में, और हो सकते थे। तो आई थिंक हम्म। थीमेटिक एनालिसिस डेफिनेटली हेल्प्स। और वो तरह तरह की चीजें पढ़ने से अच्छा है, यूपीएससी का जो प्रीवियस पेपर होता है ना, वो भी मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था, बहुत हेल्प करता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि एथिक्स में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप बस 2013 से 21 का पेपर उठा के देख लीजिए, केस स्टडी रिपीटेड है, थ्योरी के हर एक क्वेश्चन की थीम रिपीटेड है, फोकस इज ऑन द वैल्यूएशन, जो हम नहीं करते हैं कई बार। हाँ सर, तो उसके बाद वही इंटरव्यू दिया इस बार, और फॉर्चुनेट थिंग ये रही कि इस बार थोड़ा लक साथ दे गया। रिजल्ट के कुछ दिन पहले एक जगह जॉब लग गई, लास्ट ईयर का जो एक फेल हुआ था उसके, फेल नहीं मैं नॉट कहूंगा, नॉट नॉट एक रिकमेंडेड। जगह, नॉट एक जगह, बट IFSCA in Gandhinagar, and that is all, a इट्स अ गुड very जॉब। good career opportunity for those candidates who are missing their name from the list. हाँ सर, तो आईएफएससी में वेटिंग लिस्ट में मेरा, थैंक यू सर, तो आईएफएससी में मेरे को एक जगह मिल गया था जॉब, ऑफिसर ग्रेड ए की जॉब थी, जो यूपीएससी में जिनका नाम नहीं होता है उनको लेते हैं विद देयर ओन इंटरव्यू प्रोसेस। तो वो भी कॉन्फिडेंस बूस्टर था, और फिर इस बार मैंने फोकस किया इंटरव्यू पे कितना, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मानता हूँ स्ट्रेंथ है। Hmm. आई हैव कम टू नो दिस कि कंसिस्टेंसी है मेरे प्रोफाइल में, और मैं एफर्ट भी डालता हूँ, विच यू शुड, लाइक आई थिंक एवरीवन शुड। तो मैंने इनफैक्ट इंटरव्यू तक के नोट्स बनाए हैं, और जब इंटरव्यू प्रोसेस आएगा तो आई विल डेफिनेटली अपलोड देम। प्रफुल्ल, तो नोट्स नहीं, नोट्स बोल के बदनाम नहीं करो। हाँ। किताब लिखी है तुमने, किताब इंटरव्यू पे। वो उस दिन जब हम बात कर रहे थे तो 700 पेजेस थे, अभी कितना है फाइनल? सब फोर नहीं, मतलब 700 एस्टिमेट था, पर अगर फॉन्ट छोटा करेंगे तो 500 तक पे आ जाएगा। नहीं, पर अगर पॉइंट हम वैसा ही फॉन्ट रखें तो तो उतना ही 700, रहेगा, उतना ही पेज रहेगा, 700 700 पेज पेज के रहेगा। नोट्स इंटरव्यू के लिए, ओनली ही कैन मेक। सर द पॉइंट इज ना कि इन इंटरव्यू होता क्या है कि हम ये रियलाइज करने लगते हैं कि पर्सनालिटी का टेस्ट है, डेफिनेटली पर्सनालिटी का टेस्ट है। डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो हर साल नंबर पाते हैं बिना तैयारी के, ऐसे लोग हैं जो बिना डिस्पाइट सो मच एफर्ट डोंट गेट, आई एग्री। पर पर्सनालिटी का बेस्ट एस्पेक्ट आप कैसे लाओगे? प्रिपेयर बिल्कुल। करके, आप चीजों को प्रिपेयर करोगे। अब मान लो आप आईआईटी से हो, यू शुड नो कि व्हाट 10 थिंग्स गुड अबाउट आईआईटी दिल्ली। जैसे मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, आईआईटी दिल्ली में क्या क्या चीजें हुई हैं, आईआईटी दिल्ली में क्या वर्क नहीं करा है ओवर द ट्रेंड, अगर डेटा है, सो मेनी थिंग्स हैव टू बी टेकन इन केयर ऑफ। ये चीज हम भूल जाते हैं, और इसलिए मेरे हिसाब से इंटरव्यू तैयारी करनी चाहिए, एंड इट हैज अवॉर्डेड मी वेल।
क्योंकि इस बार भी जिसका बोर्ड मिला था मुझे वो थोड़ा डिप्रेस मार्क्स दे रहे थे, उस हिसाब से भी ठीक है। और ये फैक्ट है, अगर इंटरव्यू मार्क्स नहीं होते तो मेरे को आईएएस नहीं मिलने वाला, ये भी फैक्ट है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू भी एक ऐसा स्टेज है जो लोगों को ध्यान देना चाहिए। लास्ट टाइम भी हेल्प किया, इस साल तो करा ही करा, यार और फिर अब सिलेक्शन हो गया। यार देखो, इंटरव्यू का ना, जैसे तुम मेरे साथ सेकंड टाइम हो, जिन जिन ने तैयारी करी है अपने साथ में, जो सबके मार्क्स मेहनत से जो तैयारी करी है, सबके नंबर हैं। तो इंटरव्यू का भी एक प्रोसेस है, आप ये नहीं कह सकते कि लक बेस्ड है, बोर्ड बेस्ड है। मेरा सिंपल सा है, एवरेज मार्क्स आना चाहिए। उसके नीचे जा रहे हो तो फिर तकलीफ है, उसके ऊपर कोशिश करेंगे। नहीं, सर्टेनली सर, मैंने सुना हुआ है, जैसे व्यास सर का बोर्ड है, सोनी सर का बोर्ड है, दे आर नॉट कंसिडर वेरी गुड बोर्ड इन टर्म्स ऑफ गिविंग मार्क्स। दोनों ने नथिंग लाइक इट मार्क्स दिए हैं, विच शोज कि अगर आप परफॉर्म करके जाओगे, और लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम के नंबर नहीं मिलते, मेरा खुद का हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, उसके तो मुझे लगता है नंबर मिले होंगे। तो ये भी मिले सही नहीं है। इंटरव्यू में लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर होता क्या है ना, अब आपने फैक्ट्स तैयार किए नहीं है, अब वहां पे आप जाके ब्लफ कर रहे हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपने की 2 चीजें पर बता आप 5 रहे हो, तो वो फिर आपको दिक्कत करेगा। पर मेरे को जेन्युइनली लगता है, लोग कहते हैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए ये सब वगैरह, पर इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप ऑनेस्ट हो और अपना एफर्ट डाला तो उनके मार्क्स आए। और एसओएमपी का एक्सपीरियंस मैंने देखा है, लास्ट ईयर भी देखा, इस साल देखा, जिसने प्रिपेयर करा था किसी के मार्क्स कम नहीं आए। एक दो हर साल एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, क्योंकि लोग नर्वस हो जाते हैं, दिन पर डिपेंड कर जाता है। बट मोर और लेस मेरा ही एक्सपीरियंस कहता है कि इंटरव्यू तो तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू अगर आपने सही से नहीं किया, तो आई नोन पीपल जिनके 800 है मेंस में, और लास्ट ईयर 110 दे के इंटरव्यू में दे आर सिटिंग आउटसाइड। तो वो भी नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर, तो यही थी मेरी जर्नी। और यार अपन ने तो देखा ही है ना, अपन ने तो देखा ही है ना, अपना तो कितना लंबा चौड़ा ग्रुप रहा है, लाइक वो 13 वाला जो ग्रुप है, यस पिछले सर। बार उसमें से 9 लोग सेलेक्ट हुए। अब वो बाकी बच्चों 4 में से मैं भी अब था जो नहीं हुए थे। तुम भी थे, है ना, इस बार तुम वहां से निकल गए, अब बस वहां 2 लोग बचे हैं, तरुण का हो गया। यस तो सर। ये मेहनत है, प्रोसेस है, आप बिलीव करिए। और ये जो बाहर जो ये जनता बैठी है, अरे कुछ नहीं, इंटरव्यू में तो ऐसे ही नंबर देते हैं, क्या रोना है तो वो तो करते रहो, उसका तो कोई अंत नहीं है। आप अपना देखो ना, कितनी मेहनत करिए। और रील्स के चक्कर में नहीं पड़ के आंसर देना बस चाहिए, बस मतलब बस। यूट्यूब पे रील देख लिया, उसके आंसर्स डजंट वर्क आउट फॉर एक्चुअली इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो आप अगर प्रेम से बात करेंगे, हर आंसर जवाब देंगे और ना भी कहना सीख लेंगे, तो बोर्ड तो वैसे भी 165 दे देता है ऐसे लोगों को, बात की तो वो फेल नहीं करेगा वो। फेल पर नहीं। आपने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, गलत चीज बोली, और ऐसे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, जो बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। उनको लगता है वो नहीं कर रहे हैं, कर, पर वो करते हैं। और कुछ भी बोलने से पहले इंटरव्यू के डायफ में आप बोल रहे हो, तो सोच समझ के बोलो। जैसे आई नो अ फ्रेंड हु रोट कि उसका एक जॉब एक्सपीरियंस है, ही हैड ओनली वर्क फॉर 1 मंथ देयर, ही शुड नॉट हैव मेंशन्ड इट। हम्म। अब जॉब के बारे में पता नहीं है, अब वो जॉब के पता बारे नहीं। में एकदम जेनरिक आंसर देगा, तो जो प्रफुल आंसर दे रहा है और जो वहां का वर्किंग एम्प्लॉय सेम आंसर दे रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ट्रू, बिकॉज प्रफुल इज नॉट एन एम्प्लॉय, ट्रू। I should have general sense, but that person should not. So interview में is about practice, guidance, and in my journey, I think mentors matter. मुझे सच में लगता है, अगर फर्स्ट टाइम में मुझे जीएस की गाइडेंस मिली होती तो और अर्ली हो गया होता। बट सर, आई थिंक ये प्रोसेस ऐसा है, यू कैन नॉट कंप्लेन। आई थिंक यू कैन। whatever I got is really have I'm happy, because 3 attempts में निकल गई, जर्नी खत्म हो गई। I'm happy about that. यार किसी की ना अगर 6 अटेम्प्ट में भी खत्म होती है तो भी दिक्कत नहीं है। It's not a लेकिन problem. पूरी की पूरी जर्नी में ना एक ही चीज होती है कि जिसको, ये मैंने देखा है, जिसको राइट गाइडेंस राइट टाइम पे राइट इंसान से मिल गई, वो साइकिल में अच्छे से पॉजिटिवली आगे मूव मूव करता है वो। इनफैक्ट सर, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मेरे फर्स्ट मेंस में 100 मार्क्स आए थे इससे में, और सेकंड मेंस में मेरे 136 हो गए। मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली थी। एसओएमपी में एक मेंटर है, वो ऐसे कॉपी चेक करा करती थी, और उन्होंने छोटी छोटी चीजें बताती गई। यस, यस सर, वो छोटी छोटी चीजें बताती गई, 136 हो गया। एंड मैं अपने ऐसे को बहुत बेकार मानता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ, पर मैंने देखा है ऐसे मेरे को अब एवरेज ही मिले उसके बाद से। सो इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस ऑल्सो अ लॉट। तो मतलब अगर आपको सही चालू। यस। यस सर। तो सर वही पॉइंट है कि अगर हमारे पास मेंटर है तो डेफिनेटली हेल्प। और एसओएमपी से तो मुझे क्या क्या नहीं मिला, मेरा जीएस सुधरा है, ऐसे सुधरा है, इंटरव्यू में भी गाइडेंस मिली है, तो
मैंने काफी जगह हेल्प ली है, बट डेफिनेटली एसएमपी का तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। आई थिंक मैं परसेंटेज नहीं देना चाह रहा हूँ, बट इट इज व्हाट इट इज। और तुम वो कैंडिडेट हो जहां मतलब सबसे ज्यादा डांट अगर किसी को पड़ी है तो प्रफुल्ल को ही पड़ी है, मेरे सबसे ज्यादा। इट्स ओके सर, आई थिंक डांट से मिल गई ना नौकरी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आई थिंक आई True. रिमेम्बर, अब वही बात है कि मैं अपनी कॉपी कहीं भी चेक कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बार कॉपी दिखा रहा था, तो मुझे आई स्टिल रिमेम्बर एथिक्स में 128 दिया था, जिसने भी कॉपी चेक करी थी, तो यू सेड मैं तो उसमें 85 भी नहीं दूंगा, एंड यू गेव मी लिस्ट ऑफ रीजन। और फिर मैंने वो डाला, फिर सडनली टेस्ट सीरीज में मैंने देखा जीएस 4 में तो नंबर कम हुए, 1 2 3 में सारे टेस्ट सीरीज में बढ़ गए। तो आई रियलाइज की छोटी छोटी यही गलतियां पता चलती हैं। और मेंस में इट्स नॉट अबाउट करेक्टिंग बिगर थिंग, लाइक जैसे हम सोचते हैं और पढ़ लें और चीज सुधार लें, इट्स नेवर अबाउट, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट फिलिंग द पेजेस। एंड True. एज व्हाट मेंटर्स से आई थिंक सर किसी ट्रस्ट करना पड़ेगा सीनियर पे। एक सीनियर ने मुझसे कहा था जो अभी सेलेक्ट हुए लास्ट ईयर, उन्होंने मुझसे कहा था प्रफुल्ल कि कोई, Yes. यही सब है सर, प्रोसेस में यही लगता है। और इट्स प्रफुल्ल ऑलवेज इसमें ना पता अबाउट, है मैं, या प्लीज प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। इट्स ऑलवेज अबाउट थोड़ा सा ना, इस प्रोसेस में मुझे लगता है पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप राइज बैक कैसे करोगे। और अभी मेरे कई सारे दोस्त हैं जो अभी इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली नहीं नाम आया, और मैं श्योर हूँ उनका आएगा अगली बार। और उनके लिए मेजर चैलेंज ये है कि वो 5 दिन बस खड़े होकर किताब देख सकें और जाकर एग्जाम में अपीयर हो सके, क्योंकि उनका प्री तो निकलेगा, हम्म। पर उनको लग नहीं रहा है नहीं निकलेगा। लगन। पर जिसने किया होगा तो निकल गया होगा। आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट टाइम मैं लिटरली एग्जाम के प्री एग्जाम बीच में सीट खराब थी, तो मैं बर्ड्स देख रहा था, बिकॉज एक पार्ट तो चाहता था मैं प्री फेल ना हो, पर एक पार्ट चाहता कि हो ही जाता हूँ मैं, एक साथ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। पर लेकिन प्री तभी क्लियर हुआ, और ठीक ठाक मार्जिन क्लियर हुआ, 92 था, 5 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर ही था, जनरल कट ऑफ जो होती है प्रीलिम्स की। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, पर वो अपने आप को लेकर जा पाना सेंटर पे, इट्स अ बिग चैलेंज। और बिल्कुल। इसके लिए मैं रेस्पेक्ट करता हूँ जो लोग उसके बावजूद भी क्लियर करते हैं, वो करते भी हैं सर, ऐसा नहीं। तो वही करते मेरी हैं। स्टोरी आज आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैंने वो कर लिया। मेरे बहुत दोस्त होंगे, आपने मुझे लास्ट टाइम भी बात बोली थी कि मैंने कहा सर मेरा मेन से तबीयत नहीं खराब होता तो ये हो जाता। तो आपने कहा कि प्रफुल्ल देखो, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो कभी कोई नहीं सुनेगा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। तो इन दैट सेंस आई टोटली कैन रेजोनेट विद व्हाट यू सेड दैट डे। ओनली सक्सेस हैज द स्टोरीज। वो प्लेटफॉर्म ना सक्सेस पाने के बाद में ही मिलता है। देयर आर मेनी कैंडिडेट्स हु आर टू गुड एज कंपेयर टू रैंक वन, as compared to you. There are या many good candidates, but unless you reach in the to this side, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तुम्हारे लिए फिर। और सक्सेस का ही है स्टोरी वो, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रुथ, बिटर ट्रुथ। प्रफुल्ल, आई नहीं वुड सर, ये लाइक फैक्ट टू है। आस्क, या प्लीज। सर ये फैक्ट है, अग्रीड है, बिल्कुल फैक्ट है। प्रफुल्ल, आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आपने अपना जो स्कूलिंग है हिंदी मीडियम से किया है, और आपने हिंदी मीडियम से स्कूलिंग किया है, सरस्वती विद्या मंदिर से किया है। इससे पहले आपने कौन से स्कूल से किया था? गवर्नमेंट जुबिली इंटर कॉलेज, तो सर वो गवर्नमेंट स्कूल है, पर गौरव। वहां पे मेरा मीडियम मिक्स था, उसमें हिंदी भी था इंग्लिश भी था। ओके। ओके। यस तो सर। फिर आप आईआईटी में गए। वो वो जो एक ट्रांजिशन का जो फेज है कि हम एक हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, एक उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि जहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं है, एंड देन यू रीच टू दिस साइड कि वेयर योर मीडियम इज इंग्लिश, एक्सपोजर बहुत है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था वो? सर अगर आप पूछोगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन सर्टेनली बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, और मतलब मेरे पर्सनालिटी पे काफी इम्पैक्ट कर गया वो चीज। बिकॉज जब मैं आईआईटी आया था, तो मुझे, अब मैं क्लियरली कह सकता हूँ, मैं एक नैरो माइंडेड पर्सनालिटी का इंसान था, और मैंने दुनिया ज्यादा देखी नहीं थी, अभी भी शायद उतनी नहीं देखी है, पर उस समय तो बिल्कुल ही नहीं देखी थी उससे। तो जब मैं आईआईटी आया तो मुझे एक चीज समझ में आई पहली कि अब लैंग्वेज नहीं आता है तो उसका ये हम स्कूल देख के जिंदगी भर तो नहीं जी सकते हैं, सीखनी तो पड़ेगी। तो वो मैंने डेफिनेटली उस चीज को पिकअप किया, और उसके लिए फिर मैंने अपने फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। Yes, so we were talking about the your transition phase from uh,
Hindi medium background and rural background to IIT Delhi? सर तो वही होता है, मतलब कि आप जब बड़े शहर में जाते हो तो मेरा ये मानना है और मुझे लगता है ये वर्क भी करता है, हेल्प भी करता है। आपको जैसा देश वैसा भेष बनना पड़ेगा। तो अडॉप्टेबल आप रहोगे ना, ओपन माइंडेड रहोगे, तो नए एनवायरनमेंट में आपको जो चीज़ें मिलती हैं, आपको और लगेगा। और मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि मैं तो सीख ही गया था, कोई हीरो हूँ मैं। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे 2 साल, 2.5 साल स्टडीज़ भी अफ़ेक्ट हुए, मेरी मेंटल हेल्थ भी अफ़ेक्ट हुई इस चक्कर में, और मुझे डेफ़िनेटली अडॉप्ट करने में टाइम लगा। बट आई विल डेफ़िनेटली से इससे, इस प्रोसेस में ग्राइंड होने की वजह से एक तो मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी ब्रॉडन हुआ आई थिंक। सेकंड चीज़, मुझे जो सोशल सेक्टर में काम करने का एक लेटेंट इंटरेस्ट होता है, वो डेफ़िनेटली वहीं से क्रिएट हुआ। और थर्ड चीज़ सर, इंग्लिश सीख गया मैं, मतलब मुझे पढ़ने आती थी, English. बोलने भी आ गई। तो ये बड़ा हेल्प हो गया। और अभी कोई मानता नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड वो है, पर है, मतलब जब मैं इंग्लिश लिखता हूँ मैं, तो मेरी जो सिंपल लैंग्वेज होती है वो दिखा देती है कि मैं किस बैकग्राउंड का हूँ। पर हाँ, मुझे लगता है ये हेल्प करता है। और फिर मैंने फेलोशिप भी जो की थी, उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा पर्सनैलिटी वाइज़। लिखना भी सीखा मैंने, ऐसे लिखता था मैं, ब्लॉग्स लिखे मैंने, तो उससे मेरा लैंग्वेज का इश्यू आई थिंक सॉल्व हो गया। और सर्टेनली सर ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि कई सारे लैंग्वेज के बच्चे नहीं कर पाते हैं कोप अप, True. तो वो मैं मानता हूँ। और यार ये जो ट्रांजिशन है ये मैंने मेरे टाइम पे भी देखा ना। आई डिड माई स्कूलिंग इन हिंदी मीडियम पूरा, और फिर उसके बाद कॉलेज पूरा इंग्लिश, एंड क्राउड थोड़ा सा इंग्लिश वाला। इट वाज टफेस्ट बट आई वुड से द बेस्ट ट्रांजिशन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि व्हाटएवर आई एम टुडे द बिग रोल इज बीइंग प्लेड बाय माय कॉलेज, बाय माय कॉलेज पीयर्स। ऐसा नहीं है कि हमारा हिंदी मीडियम खराब है, हिंदी मीडियम में जो वैल्यूज दी, और उत्तर प्रदेश में सरस्वती विद्या मंदिर होती है, हमारे यहाँ पे आदर्श विद्या मंदिर होती है, मैं आदर्श विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ। यस सर। आई थिंक जो वो फाउंडेशन वैल्यूज मुझे आदर्श विद्या मंदिर ने दी, वो आज तक मेरे साथ हैं टिल आई एम अलाइव, वो वैल्यूज रहेंगी। नहीं सर, ये मैटर ये नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हो, मैटर ये करता है कि आप कितना करोगे। और आपने सर्टेनली ये बोला ना कि एफर्ट की बात है। अब मैं फर्स्ट टाइम में फेल हो गया, तो आई कुड हैव नॉट पिक्ड अप आंसर राइटिंग। सर हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस 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 हाँ, यस सर। यस यू आर। तो तो वही है सर कि अब मैंने अपनी गलतियाँ सुधारी, उसमें मेहनत करा, कुछ चीज़ें वर्क नहीं भी करी। अब जैसे ये भी एक फैक्ट है कि मैंने स्टेट पीसीएस के लिए फर्स्ट टाइम में दिया तो मेरे 10 कहते हैं कुछ नंबर से रुका था। दूसरे टाइम पढ़ कर दिया तो भी 1 नंबर से रह गया। तो कई बार नहीं भी होती हैं, तो उनके लिए भी है मैसेज, जो लोग सोचते हैं कि मैंने एफर्ट डाला, मार्क्स नहीं मिला। नहीं मिलता है, पर वही है ना कि हर जगह फेल आप नहीं होगे। कहीं न कहीं वर्कआउट कर जाएँगी चीज़ें। तो उस सेंस में भी देखना चाहिए आई थिंक। सर्टेनली। मेरे को तो ये प्रफुल्ल, एक जैसे प्रीलिम्स है अभी का, जैसे प्रीलिम्स चल रहा है, एंड यू हैव अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स 2019, 24 रहे हैं, 20 आज का भी टफ ही रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? व्हाट ऑल यू हैव डन फॉर द प्रीलिम्स? कैन यू प्लीज शेयर योर स्ट्रेटजी ऑन द प्रीलिम्स? यस सर। सर आई थिंक प्रीलिम्स के लिए मतलब मेरी बेसिक स्ट्रेटजी यही यार होती थी। सर यार बहुत कर दिया। वाईफाई रिज्यूम करने दो, आवाज आ रही प्लीज है? शेयर योर स्ट्रेटजी ऑन द प्रीलिम्स। यस हाँ। सर। आई थिंक मेरी बेसिक स्ट्रेटजी यही होती थी कि पहले तो स्टैटिक कवर करना है। एंड व्हेन आई मीन स्टैटिक, आई मीन मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम कर लूँ मैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कर लूँ, और इकोनॉमी के लिए मैं श्रीराम आईएएस की बुकलेट की थी मैंने। कुछ लोग मृणाल सर की बुकलेट भी करते हैं। आई नो नेवर रेड इट, बट पीपल कंसिडर इट गुड। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली, उसके पहले की एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, मैंने की है पर इट्स नॉट फील्डिंग। और उसके बाद मुझे लगता है इन्वायरमेंट के लिए 12th क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी का जो बुकलेट है, उसमें 10th यूनिट है इकोलॉजी करके, 4 चैप्टर्स हैं वो करने हैं। और उसके बाद शंकर आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से जो थीम्स आए हैं, वो शंकर आईएएस की बुकलेट में से पिकअप कर सकते हैं। और ये सब किसी भी बुकलेट से कर सकते हैं, एसओएमपी का बुकलेट कर सकते हैं,
बुक्स का भी कर सकते हैं या कहीं से भी आप पिकअप कर लीजिए। और इसके बाद मैं एक चीज करता था जरूर, जो मुझे अब तक मुझे हेल्प कर गई। जब भी मैं कोई टॉपिक खत्म करता था, मैं इमीडिएटली प्रीवियस से क्वेश्चन करता था और मैं सेक्शनल टेस्ट कर लेता था। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज करी है बाहर की, वो काफी वर्क भी करती है मेरे लिए, हर साल मैं वही करता हूँ। तो ये 2 चीज़ मैं मैंडेटरीली करता हूँ। आई एम नॉट एडवाइजिंग इट, बट मैंने विजन की कौन सी है आप खुले? सिर्फ विजन की टेस्ट सीरीज है, वो मुझे ठीक लगती है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ, ये मेरे लिए वर्क करता है। मैंने मंथली मैगजीन कभी नहीं पढ़ी। तो मैंने पढ़ी थी, शुरुआत में कोशिश करी, पर मेरे से कभी कंप्लीट नहीं हुई। 3-4 महीने की पढ़ी, पर आधी-आधी पढ़ी, फिर बंद ही कर दिया। और मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स आ नहीं रहा है उतना। अगर आ भी रहा है तो ऐसा आ रहा है कि यू कैन एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और जो आ रहा है वो 7 साल 8 साल पुराना न्यूज़पेपर है, उसका ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप पुराने न्यूज़पेपर उठा के सॉल्व करने बैठ जाएं। A lot of people have told me this, it doesn't work out. कुछ लोग क्या करते हैं, 1 महीने में या 1.5 साल का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इट कैन वर्क आउट फॉर यू, बट आई वुड से बेसिक स्टैंडिंग करने की जरूरत है। हर साल ये 5 टॉपिक जो है, इनके 80% क्वेश्चन आएंगे और हम हर साल उनमें गलत करके हम सोचेंगे कि हम वो 20% कैसे सही कर रहे हैं। नेवर वर्क्स आउट फॉर है, ठीक है। यार वो है और ना, पता है क्या है ना, कि वो कोई आके कह देता है कि 3 साल के न्यूज़पेपर कर लो, डुएबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जब आपके पास ऑप्शनल हो। मेरे पास तो फिजिक्स ऑप्शनल था, फिजिक्स। जो पूरा 1-1.5 साल लेता है पढ़ने में। तो अगर मैं वो करने बैठ गया तो मेरे छूट जाएगा। और एक चीज और थी, मैंने क्या किया, जब बुक्स कर ली, मैंने एक ही बार किया था, उसके बाद मैंने कुछ मार्केट से समरीज उठा ली और मैंने उन समरीज में ही एडिट कर दिया जो जो मुझे लगा बुक में से काम किया है, और मैं वो समरीज पढ़ लेता था। तो सेकेंड टर्म में मैं तो और कम पढ़ाई करी प्रीलिम्स के लिए, मैंने बस समरीज पढ़ी और पेपर्स के विजन के। बस मेरा ये स्ट्रेटजी था बेसिक। लास्ट ईयर थोड़ा सा किस्मत पे था, क्योंकि लास्ट ईयर तो बिल्कुल पढ़ाई हो नहीं पाई थी ज्यादा। 24 सितंबर को रिजल्ट आया और 10 अक्टूबर को फिल्म्स था। तो तब भी मैंने जो हो पाया इसमें से मैंने किया। और लास्ट में मेरा ये बिलीव कंफर्म हो गया कि करंट अफेयर्स नहीं आता। मैंने लास्ट एक्चुअली भी नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने फिर एमसीक्यू भी नहीं उठाए थे करंट के। जैसे मैं पहले करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कर लेता था, वो भी नहीं किया। तो मेरी असेसमेंट यही है कि स्टैटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और एमसीक्यूज किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया है, तो नॉट मच टू वरी अबाउट। बाकी तो सब प्रीलिम्स एक एलिमिनेटर राउंड है। तो यहाँ पे ना आई वुड लाइक टू ऐड वन लाइन एंड देन आई वुड लाइक प्रफुल टू कंटिन्यू विद दिस। प्रीवियस ईयर अगर नहीं किए ना, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कोई भी कोचिंग में चले जाना, एसओएमपी में भी आ जाना, कोई गारंटी नहीं। प्रीवियस ईयर कर लिए हैं तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं। प्रीवियस ईयर आर गोल्ड। अभी क्या होगा कि जैसे आज की ही शाम में लोग बोलेंगे अरे प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं आया, ये है वो है, तो आप फिर प्रीवियस ईयर को गलत तरीके से कर रहे हैं। आपको बैठ के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस मारना पड़ेगा। लोग वही है कि मेहनत करनी नहीं है। आजकल तो जनता ऐसी चल रही है ना कि 50 पेज में लक्ष्मीकांति खत्म हो जाएगी, 40 पेज में तुम्हारी स्पेक्ट्रम खत्म, 30 पेज में तुम्हारे करंट अफेयर्स खत्म। शॉर्टकट्स नहीं भाई, कभी हेल्प नहीं करेगा। शॉर्टकट हम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लेते नहीं है, बट वो जहां पे जरूरत है। आप ये नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी, आप उसकी 400 पेज की बुक या फिर आईआर के लिए 500 पेज की बुक अगर आप पढ़ रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री। जैन एंड माथुर पढ़ रहे हैं लोग, वहां नहीं करना है, वहां पे तो शॉर्टकट मारना है। यस प्लीज कंटिन्यू। यस सर, डेफिनेटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो होना चाहिए। और मैं चैलेंज नहीं कर रहा, पर लेकिन मैं ये बहुत ही हम्बल तरीके से बोल रहा हूँ। मुझे एक सीनियर ने बताया था, आप मेंस का पेपर उठा लेना। मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता था कि एनजीओ आएगा, क्योंकि लास्ट एसएसजी पे क्वेश्चन पूछ लिया था। बिल्कुल। तो अब वो आना है। तो अगर आना। आपने एनालिसिस करी नहीं है, अब जैसे टेररिज्म का टॉपिक था, सब कह रहे थे यार ये टॉपिक कहाँ से आ गया। हम्म। लोगों को देखना चाहिए था सिलेबस में कि ऑर्गेनाइज क्राइम एंड लिंकेजेस के 3 साल से क्वेश्चन नहीं बने थे। यूपीएससी के पास वो टॉपिक था। बिल्कुल। पॉपुलेशन एक टॉपिक है सोसाइटी का, जो 2 साल से नहीं पूछा यूपीएससी ने। नहीं पूछा। हाई चांसेस थे, पूछ लिया 15 मार्क में। तो अगर आप ऐसे 3-4 टॉपिक पकड़ लें और उनको एकदम ही अच्छे आंसर लिख दें, तो अब आपने अपने हर पेपर में 6-5 नंबर बढ़ा लिए। तो आप वैसे ही 30 नंबर बढ़ा लिया आपने। तो ये 30 सब नंबर। चीजें थोड़ी करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर में।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ आ ही जाएगा, बट हम्म, डेफिनेटली हेल्प्स। या थीम हेल्प्स, वो थीम ना आप पिक करोगे ना, वो हेल्प करेगा ही करेगा। करेक्ट सर। और हाँ, यूपीएससी हल्के क्वेश्चन देगी तो होने ही होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फुल प्रीलिम्स में एक जो चैलेंज है, जैसे यू हैव नॉट फेस्ड इट, ठीक है, सो यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस पेन। देयर आर मेनी गुड कैंडिडेट्स हु कीप ऑन फेलिंग इन प्रीलिम्स। अपने साथ में शैली थी। शैली वाज लाइक कि 4 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, एक मौका मिला, मेंस दिया, रैंक ले आई, है ना। तो कुछ मैसेज अपनी साइड से उन कैंडिडेट्स के लिए, दोज हु आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। सर मेरे लिए प्रॉब्लम ये है ना, पहली बात तो आपने सही पॉइंट आउट किया कि मैं उस सिचुएशन को मैंने फेस नहीं किया है। मैं इसको प्राउड वे में नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू के साथ सिलेक्शन हो गया, वो मेरा पेन नहीं समझ सकते हैं शायद, वो ट्रू, कितना भी वो सिंपैथी दे सकते हैं, एम्पैथी नहीं शायद दे पाएंगे, बस वो ट्रू। अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। पर इस डिस्क्लेमर के साथ मैं ये जरूर कहता हूँ एक थर्ड पर्सन के वे में कि प्रीलिम्स से फेल होने से होता क्या है ना, लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो सब पढ़ते हैं पूरे साल और बढ़िया इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर एग्जाम के एक दिन पहले वो होना शुरू कर देते हैं पैनिक कि अब तो मेरा फिर से पिछले साल जैसा होगा। अब वो फिर बिगाड़ लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मुझे लगता है लास्ट के टॉपर ने बोला था, कुणाल यादव ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप मॉक को एग्जाम की तरह दो और एग्जाम को मॉक की तरह दो। तो मैं वही कहता हूँ कि जो प्रीलिम्स दे रहे हैं ना, आप मॉक को मॉक की तरह मत। सही बात है। हाँ, तो एग्जाम्स में आप एकदम मॉक जैसे लिखो ना आप। और मैं ये मानता हूँ, मैं थोड़ा सा गलत थॉट प्रोसेस है, मैं जब भी प्री लिखता हूँ ये मान के लिखता हूँ मेरा तो ये होना है नहीं, आराम से लिखते हैं। तो जब आदमी आराम से लिखता है ना, चीजें हमेशा अच्छी निकलती हैं। और मेरा प्री हमेशा निकला है इस स्ट्रेटजी से। पर मैं वही कहूंगा, इसका नहीं हुआ है वो बैठे समझे। मेरा दोस्त है और साथ में उसने तैयारी किया, उसने 2 बार प्री नहीं निकला, तीसरी बार सब प्री निकला। और उसने सर्टेनली उसने इस चीज पे हेल्प हेल्प किया। हाँ, अब कुछ कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हो, आप पेपर ही नहीं लगाते हैं और आपको पता है आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो विदाउट एमसीक्यू सॉल्व के निकालते हैं प्री, पर उनका स्ट्रैटेजी होता है। अगर आप हर आदमी की आप स्ट्रैटेजी रिप्लिकेट नहीं कर सकते। तो कुछ लोग होंगे जो अपने नोट्स रिवाइज नहीं करते होंगे, वो बार बार बल्क की बुक उठा लेते होंगे। तो जब मेरा अप्रोच ये होता था, बुक पढ़ लो, फिर मार्केट से समरी ले आओ और समरी में पेन लो और उस पर एडिट करते जाओ जो जो एक्स्ट्रा बुक में है जो यहाँ पे नहीं है, और बस उस समरी को बार बार रिवाइज कर लो। तो जितना आप रिविजनेबल मटेरियल बनाएंगे प्री मेंस इंटरव्यू, आप उतना ही सक्सेस एटलीस्ट इस एग्जाम के सक्सेस करीब आ गए, वो मेरे को ऐसा लगता है। मेरे लिए उनके लिए यही मैसेज है। Yes, sir. यानी यार पता है, इसमें ना ये भी एक समस्या होती है ना, जैसे एक तो हुआ कैंडिडेट मॉक लगाता नहीं, एक दूसरा कैंडिडेट है जिसने कहीं पे सुन लिया कि मैंने 100 टेस्ट सॉल्व करे थे। कुछ चीजें हैं ना, जैसे मुझे भी पता है कैंडिडेट की बिना मॉक लगाए फॉरेस्ट का कट ऑफ भी निकाला है। मुझे भी पता है कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत करी है, ज्यादा टेस्ट लगाए और फिर फॉरेस्ट का कट ऑफ निकाला। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, नंबर वन। दूसरी चीज, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड मेहनत है, आप उस पे जाओ। आप शॉर्टकट वाले मेथड पे नहीं जाना है, तो वो नहीं करना है। तो ये पर्सनलाइज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूं, माधवी। माधवी कितने मॉक मॉक लगाती थी प्रीलिम्स के, एंड वी वर तो लाइक कि तुक्का देवी है ये, इसने जो ऑप्शन टिक कर दिया वही सही है। और वो तो होता था दैट उनका वर्क हर बार फॉर प्री। हर। होता हर बार फॉरेस्ट फॉरेस्ट का लेवल का, एंड शी गॉट सेलेक्टेड इनटू द फॉरेस्ट लास्ट ईयर, बट शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद द सिविल सर्विसेज, डूइंग एवरीथिंग, है ना। तो वो है कि आप आपको वो पकड़ना पड़ेगा क्या वर्क करता है। तो फिर यहाँ पे एक ये जो चीज आती है कि जैसे प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में एक इलिमिनेटरी है कि इलिमिनेशन है ना। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा करता है कि एक प्री का माइंडसेट अलग रहता है, एक मेंस का माइंडसेट अलग रहता है। डू यू एग्री विद दिस? यस सर, सर्टेनली सर, तीनों एग्जाम के जो प्रोसेसेस हैं हम कहते हैं इंटीग्रेट कर लीजिए, पर लेकिन ये बात हमें अंत में माननी पड़ेगी, तीनों का नेचर अलग है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जनरल स्टडीज में सेकंड पेपर में लास्ट ईयर सेकंड अटेम्प्ट में 119 आए थे, जो कि काफी अधिक मार्क्स है। तो मेरे मेंस में 318 आए, जो कि वन ऑफ द लोवेस्ट होगा जीएस में। तो आप लोवेस्ट। सेम अप्रोच से आप सेम काम नहीं कर सकते हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ सर कि स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, तो बेयर मिनिमम सब करते हैं।
अगर कि मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा करे हो मान लीजिए, बिल्कुल। तो मैंने कंटेंट को नेग्लेक्ट नहीं किया है। लोग क्या करते हैं, कंटेंट पढ़ने लग गए तो मॉक टेस्ट नेग्लेक्ट कर दिया, मॉक टेस्ट करने लगे तो कंटेंट ही नेग्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और फिर वो ब्लेम हम्म। करते हैं कि मैंने 100 किया था, हुआ ही नहीं। तो द की लाइज इन एनालिसिस, द की लाइज इन फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। वो 8 से भी आता है, वो 100 से भी आता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। बट डेफिनेटली सर, माइंडसेट तो अलग है, प्री और मेंस का माइंडसेट अलग है, इसीलिए मार्क्स भी डाइवर्ज करते हैं। जनरली जो लोग थोड़े 2-3 नंबर के मार्जिन क्लियर करते हैं, दे बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। टॉप द एग्जाम। और शुक्रिया, कई ऐसे भी होते हैं मेरी तरह जो लास्ट नहीं हो पाए। कितना रोएगा प्रफुल्ल, अब तो सेलेक्ट हो गया है। आई एम जस्ट सेइंग सर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। प्रफुल्ल, हाँ, प्रफुल्ल फिर हम आते मेंस पे। पहला वाला मेंस तो चलो समझ में आ गया कि कुछ पता था ही नहीं, बस जाके दे आए। You have improved a lot in your means. You have improved a lot. And last year you got 318. This year you got 391 391 or 3 हाँ वही 3, कुछ है हाँ। ऐसा। तो हाँ, है ना। तो ये जो नंबर का जो एक इम्प्रूवमेंट है, दैट शोज दैट यू हैव वर्कड हार्ड। एक बार हम जनरल स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि आपने क्या क्या किया, कैसे किया, लेकिन उससे पहले एक चीज है। ऐसे बहुत कैंडिडेट को मैं पहचानता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं 318 320 पे। दे आर डूइंग एवरीथिंग। एवरीथिंग सिंपली मीन्स कि किसी भैया ने बोला था कि वो कोचिंग में चले जाओ, मैंने वो भी कर लिया, तब भी 320। किसी ने बोला ये वाली क्लास कर लो, तब भी 320। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा यू आर द आइडियल कैंडिडेट जो ये बता सकता है कि यार मैंने 318 से मैं 393 तक गया हूँ। सो व्हाट वर्क फॉर यू, और वो अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस कैसे किया, फिर क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई। तो सबसे पहली बात तो ज्यादा लोगों से बात कर ली मैंने इस बार। पिछले बार एक कमरे में बैठ के डिसाइड नहीं किया स्ट्रैटेजी, इस बार जितने लोग हो सके उनसे पूछा मैंने। एंड इस बार मैंने एक्टिवली सीक आउट किया है। तो पहली हेल्प यही होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखा, दे आर रियली गुड। दे मतलब एक शायद परसेप्शन है सिविल सर्विस प्रिपरेशन में कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन छिपा के करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो हमें एज रहेगा। और हम्म। उसका नुकसान ये होता है कि आपका एज तो आपके पास रहता है, पर जो आपका नुकसान भी होता है आप ही के पास रहता है। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, एंड 4 अटेम्प्ट, मतलब ऐसे लोग होते हैं मैं जानता हूँ, वो पूरी अटेम्प्ट दे दी, फिर जब मार्क्स आते हैं कम आते, फिर बताते हैं यार मैंने ऐसे किया था, इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी, द पर्सन डिड नॉट सीक आउट हेल्प एट दैट टाइम। तो ये है, तो नॉलेज थोड़ा सा शेयर करना पड़ सकता है मे बी। मेरे लिए आई थिंक वर्क ये किया, पहली बात तो मुझे समझ में कंटेंट कंसोलिडेशन है नहीं, तो मैंने कंटेंट कंसोलिडेशन काम किया। मेरे आंसर्स में मैंने रियलाइज किया, पेजेस भरते ही नहीं थे सर। पेजेस ही नहीं हम्म भरोगे आप तो नंबर कैसे आएगा। पेपर कंप्लीट करने का इशू था। और कंटेंट के लिए मैंने एसएमपी से काफी हेल्प ली। जैसे मुझे समझ में आया, पेपर 1 में लगभग 80 to 100 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है। आर्ट एंड कल्चर का 50 मार्क्स का लास्ट ईयर आ गया था, लास्ट ईयर कुछ ज्यादा ही आ गया था, इस बार तो ठीक आया था। और हम्म मॉडर्न इंडिया में कुछ गवर्नर की थीम वगैरह थी, तो मैं ये सोचता था मैं इनको प्रीलिम्स कैसे डील करके छोड़ देता था। तो मुझे लगा कि इन पर काम करना है, तो फिर मैं थीमेटिक्स भी ज्वाइन किया था। तो जैसे सोसाइटी के मेरे नोट्स थे, मैंने कहीं कहीं पढ़े थे, मैंने उनको हटाया। एसओपी के थीमेटिक्स के सोसाइटी के नोट्स उठाए, मॉडर्न इंडिया के नोट्स उठाए, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स उठाए। फिर ज्योग्राफी के एक टॉपर हैं ऋषिकेश रेड्डी सर, उनके ज्योग्राफी के नोट्स थे, उसको उठाया। और एसएमपी में कुछ थीम्स थी, इनफैक्ट वो इतनी सही थी, 2 इंडस्ट्री डिस्कस हुई थी, फार्मा एंड हम्म। स्टील आई थिंक फार्मा आ गया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई तो एक इंडस्ट्री आ ट्रू। गई थी पेपर में डायरेक्टली। तो थीम हेल्प कर जाता है। तो मैंने ये किया, इस साल ये चेंज करी। दूसरी चीज मैंने ये करी, इस बार मैंने टेस्ट सीरीज प्रॉपर करी। मैंने पहले 2 टेस्ट सीरीज तमीज से करी नहीं थी। और मैंने ये देखा है, मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो लोगों का मार्क्स नहीं इम्प्रूव होता है वो ब्लेम करते हैं टेस्ट सीरीज को। ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे लिए वर्क करता हो रहा हूँ या हम्म नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग टेस्ट सीरीज करते ही नहीं है इम्प्रूवमेंट के नाम पे। और ठीक है, 25 मत करिए, पर 8 तो करना पड़ेगा ना, 2 बार आपको 2 बार इटरेशन लेनी पड़ेगी आंसर्स की। और मेरे को लगता है तीसरी चीज मेरे लिए काफी वर्क कर गई, मुझे लगता है, मैंने डेफिनेटली मैंने कई सारे वैल्यूएटर्स को कॉपी दिखाई थी। मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक एक कॉपी को आपको दिखाया है, एक जगह और एक्सटर्नल कोचिंग वहाँ पे कॉपी वैल्यूएट कराई। एसओपी में तो वैल्यूएट होती ही थी।
और फिर टेस्ट सीरीज में जो कॉपी इवैल्यूएट हुई, तो लगेगा कि मैंने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं, पर पेपर्स कम लिखे हैं, मैंने चेक ज्यादा कर पाया है। हम्म। और होता क्या है, 5 लोग जब चेक करते हैं ना, 5 लोगों में 5 फीडबैक होते हैं, पर जो कन्वर्ज करती है वो एक्चुअल फीडबैक होता है। तो बस उसको मैंने धीरे धीरे किया, और आई थिंक उसकी वजह से इम्प्रूव कर गया, और सब में स्टेबल मार्क्स हैं, तो विच शोज की इम्प्रूवमेंट हुई थी। और कंटेंट कंसोलिडेशन से तो मेरा यही मानना है, कंटेंट कंसोलिडेशन फीडबैक, अगर ये सही हो जाता है किसी का, तो फिर वो सिलेक्ट हो सकता है। और थोड़ा वैल्यू जो फैक्ट्स होते हैं ना, हम पढ़ते हैं, बटोरने से बढ़िया उनको याद करने की कोशिश करें। मैंने इस बार उनको याद किया था, मुझे लगता है वो कोड करना हेल्प किया। यही था सर मेरी वो स्टेप। होता है, वो होता है। और है ना, और यार पता है, देखो इसमें होता क्या है ना, आई वुड से कि कंटेंट कंसोलिडेशन इज द की, जो मैक्सिमम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं इफ यू आर गेटिंग पुअर मार्क्स। द सेम थिंग आई हैव डन कि इस बार कम हुआ तो किसी ने बोला कि वहां टेस्ट सीरीज कर लो, किसी ने बोला वहां चले जाओ। यार आपको ना ये पकड़ना पड़ेगा कि पहली बात तो जाना भी है कि नहीं। जैसे करेक्ट। मैं अगर तुम्हें कंपेयर करूं अपर्णा से, राइट, प्रफुल्ल ने मल्टीपल जगह पे टेस्ट दिए, मल्टीपल इवेल्युएटर्स को दिखाया। अपर्णा डिडंट राइट एनीथिंग, जीरो, 35 रैंक। जीरो। तो दोनों का हाँ है ना, 35 रैंक, लास्ट लास्ट ईयर 35 रैंक। अपर्णा वाज लाइक कि सर आई न्यू कि मेरा राइटिंग का इशू नहीं। सो शी वर्कड वेरी हार्ड ऑन द कंटेंट। तो यहाँ पे मैं भी अपनी साइड से एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको जरूरत क्या है। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी आपको शायद 25 जीएस के टेस्ट देने पड़े। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि नहीं भी देना पड़े। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। और जनरली गलती हम यही करते हैं, टेस्ट सीरीज तो और डिसिप्लिन नहीं लाते हैं। 8 टेस्ट भी लिखते हैं ना, हम क्या करते हैं, मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट का सेकंड अटेम्प्ट का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल। पूरी टेस्ट 3 घंटे में कभी कंप्लीट किया ही नहीं मैंने। अब 3 घंटे में कंप्लीट यहाँ नहीं हो रहा है, तो वहाँ हम्म। एग्जाम हॉल में कोई जादू की छड़ी तो आएगी नहीं। और वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड 85 तक तो आप पहुंच जाओगे, पर 85 से 100 का सफर में 15 मार्क्स का डिफरेंस है। हम्म। और 15 मार्क्स आते हैं टाइम मैनेजमेंट और कंटेंट की वैल्यू एडिशन से। तो वो मुझे लगता है लोग लिखते ज्यादा हैं, फिर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए जो कुछ टॉपर्स होते हैं वो 8 लिख के सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डिसिप्लिन अच्छी है। कुणाल, तो कुणाल ना, ने बोला सर अपने को ज्यादा पता था नहीं, 8 टेस्ट देने थे बस इतना पता था, 8 ही डिड अच्छे से वेरी लिखे। वेल। वेरी गुड। एग्जाम को उसने मॉक की तरह लिया, मॉक को एग्जाम की तरह, ही मैं डिड वेल। बस बस बस। और है ना, यहाँ पे एक और समस्या है, लोग करते क्या है ना कि डायरेक्ट वैल्यू एडिशन पे वो एंटर कर जाते हैं। आपका बेस अगर स्ट्रांग नहीं है, किस चीज पे वैल्यू एडिशन करोगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसमें, और ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी का इशू है। जब बंदा जिम में जाता है ना, तो वो ये कहता है कि यार जिम में गया हूं तो मैं, शायद उसके लिए बेस्ट है कि आप 5 केजी के डंबल से आप स्टार्ट करो। बट सपना तो 15 केजी, 20 केजी, 30 केजी पे जाना है, तो वो डायरेक्ट मीनिंग में तो डायरेक्ट ही करा दूं। ऐसे ही अपना आंसर राइटिंग का है और बाकी चीजों का है। लोग कंटेंट, बेसिक कंटेंट, बेस कंटेंट है ही नहीं है लोगों के पास में, लेकिन कहीं पे सुन लिया कि डायग्राम बनाना है, डेटा डालना है, ये फैक्ट मैं आपको डालना है। क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने डायग्राम कभी नहीं बनाया है। लास्ट खूब बनाया था, 318 मिले, इस बार कोई डायग्राम नहीं, 391 हो गए। तो डायग्राम नेवर हेल्प्स, और इनफैक्ट एग्जामिनर भी अब चिढ़ गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं हर आदमी डायग्राम नहीं बना यार, रहा है। इसमें ना, इसमें आई वुड लाइक टू डिफर विद यू। ये वही है कि इट डिडंट वर्क फॉर यू, हाँ, इट वर्क करेक्ट फॉर सर। समवन एल्स। करेक्ट सर, ये बात मैं अग्री करता हूँ। इनफैक्ट अभी जैसे क्वेश्चन है, लंबा है, 5 पार्ट है, और आपको लिखने हैं उसको 10-15 मिनट में ही है, तो फिर वहां पे आप डायग्राम इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हो। पर जहाँ पे कुछ यूज भी नहीं है, जबरदस्ती आप डाल रहे हो, तो फिर शायद मे बी, और फिर वो बात है ना, इंडिविजुअल पे मैटर इसमें है करता ना है। यार, देखो क्या है ना कि अगर, अगर है ना, मान लो किसी कैंडिडेट ने मेहनत करी है, मान लो कि तुमने मेहनत करी है और तुम जब कंटेंट तैयार कर रहे थे तो तुमने अपने खुद के डायग्राम तैयार कर लिए, फ्लो चार्ट तैयार कर लिए। तुम्हें पता है कि तुम अपने आंसर में रेलेवेंट इसको कहाँ पे यूज करोगे। लेकिन आज क्या हुआ कि प्रफुल्ल जी सेलेक्ट हो गए हैं, प्रफुल्ल सर के डायग्राम और नोट्स बाहर हैं, एंड मान लेते हैं कि एमएसपी पे कोई एक इन्होंने फ्लो चार्ट तैयार किया था, वो भी दैट टू फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक। अब करेक्ट। बंदों ने एमएसपी टॉपिक देखा नहीं कि प्रफुल्ल जी का डायग्राम, प्रफुल्ल जी का डायग्राम, तो इट विल नेवर है। डेफिनेटली सर, ये तो है, ये पॉइंट है सर, कि आप अपने क्वेश्चन के अपने नोट्स के हिसाब से करते हो। इनफैक्ट मैंने इस साल यही किया, एथिक्स के मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो मैंने अपने हम्म। हाथ से बनाए। और सर्टेनली सर, मुझे पता था मुझे कहाँ वो चीज यूज करनी है।
बिल्कुल। किसी और को मैं दूंगा तो वो शायद यही कहेगा ये क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें। वो सही बात। है ना? आपने ऐसे के लिए कितने ऐसे लिखे थे? ऐसे का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में? स्पेशली इस बार के तो ऐसे जो हैं वो तो इतने महान कि पूछो ही मत। सब पहली बात तो मुझे ये चीज समझ में आई है, यूपीएससी अवार्ड्स द डिफरेंट ऐसे। एटलीस्ट मैं ये क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ही जेनरिक एवरेज ऐसे लिखा था, 100 मार्क्स आए थे। हो सकता है मैंने कंटेंट भी नहीं था वो कंटेंट, but UPSC definitely awards a different bend of thinking when you show it in the your answers. तो मुझे लास्ट टाइम मुझे लगता है अपने आंसर में कि एनेक्डोट्स काफी अच्छे थे, और इस बार भी मैं कहूंगा एनेक्डोट्स मेरे अच्छे थे, तो उसका मुझे डेफिनेटली मार्क्स मिलता है। दूसरी बात ये है कि ऐसे में ना ये की समझनी पड़ेगी, ऐसे में आप कॉपी 10 लोगों को देने के बजाय आप 4 ऐसे लिखना, पर एक ही इवैल्यूएटर से चेक कराना। मैंने एसएमपी में वेरी लास्ट में ये किया था, इफ आई एम नॉट अ नव्या मैम थी। नव्या मैम। और हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4-5 ऐसे थे, और वो हर ऐसे में वही चेक करती थी, तो हर बार बताती थी, और छोटी चीजें कि टेम्परेली अरेंज होना चाहिए, इसमें ईयर का नहीं पीछे होना चाहिए, तुम्हारे एनेक्डोट्स में फिक्शनल के बजाय तुम रियल स्टोरी डाल दो, तुम्हारा वो स्ट्रेंथ है। तो यही, और ऐसे ज्यादा लिखने में फोकस नहीं करना है। मैंने 3 ऐसे लिखे थे इस बार, 3 मतलब 3 फुल लेंथ, तो अराउंड 6 ऐसे। और लास्ट टाइम आई थिंक 8 ऐसे, 4 टेस्ट, 4 या 5 हो गए। पॉइंट वही है, ऐसे में आप फीडबैक लो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप 2 ऐसे लिखना, पर उस 2 ऐसे को जितने क्वालिफाइड हो, जो जानते हो यूपीएससी प्रोसेस को, उनसे चेक कराना, मार्क्स मिलते हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे के मार्क्स प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। आई लिटरली थॉट मुझे 80 मिलेंगे इस बार भी। हम्म। लास्ट है भी 80 सोचता था, दोनों बार ठीक मिले हैं। तो मे भी मेरा असेसमेंट रॉन्ग हो, पर मेरे को ये पता चलता है यूपीएससी ऑलवेज अवार्ड्स द डिफरेंट ऐसे। ट्रू। ऐसे में एक चीज और है कि फ्लो होना चाहिए, टॉपिक से स्टिक होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बात करते हैं तो टॉपिक भूल जाते हैं, वो नहीं करना है। कुछ और लोग ना मल्टी अरे वो डायमेंशनल भी नहीं बनाने के करना है। चक्कर में हाँ, डायमेंशन ही खो देते हैं। स्पेलिश बनाने की जरूरत नहीं है हर बार। आई हम्म। थिंक इनफैक्ट यूपीएससी ऐसे ऐसे टॉपिक दे रहा है, वो स्पेलिश वाला वर्क करेगा नहीं पड़ता। हम्म। यूपीएससी वांट समथिंग वेयर यू हैव एक्चुअली अप्लाइड योर माइंडसेट, और नंबर देती है यूपीएससी। कंटेंट में हम्म। ये हो सकता है कि आप कोड्स इकट्ठा कर लो, अच्छे एनेक्डोट्स इकट्ठा करो अच्छे। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने 2020 के में से मैंने ऑक्सफैम की रिपोर्ट का एक एनेक्डोट डाला था। वो बहुत ही प्यारा एनेक्डोट था, मतलब स्टोरी बहुत ट्रेजिक थी, पर वो एग्जाम में पुट करने के लिए काफी अच्छी थी। मैंने पुट किया, मुझे अच्छे मार्क्स मिले उसके। हम्म। तो मैं मानता हूँ कि आप ऐसे में अगर वैल्यूएडिशन करना है तो वो सब्जेक्ट है ऐसे। और ऐसे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इस सेंस में कि उसमें नंबर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लाइक वन कैन गेट एन एज ऑफ, लाइक मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेंस इसलिए क्लियर हुआ था क्योंकि ऐसे में 136 थे, एवरेज होता तो नहीं क्लियर होता। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे में वही वर्क करता है। बाकी सर वही है कि अगर आप एक जगह कॉपी चेक कराओ, वैल्यू एडिशन है, तो इनफ है। और ना पता है क्या है कि ऐसे ना इंटरव्यू की तरह है कि कुछ लोगों को ना, अगर जनरली जो मैंने देखा है, कुछ लोगों को या तो इंटरव्यू में मार्क्स कम आते हैं, बाकी जगह बढ़िया कर लेते हैं, या फिर वो ऐसे में कम ले आते हैं। क्योंकि जीएस में लमसम हम देखें तो एक एवरेज एवरीवन गेट्स, है ना? ट्रू है। वो है। फिर उसके बाद में आता है प्रफुल, योर ऑप्शनल, यू हैव टेकन टेक्निकल ऑप्शनल, एंड टेक्निकल ऑप्शनल एज यू वर सेइंग इट टेक्स टाइम, उसको करना इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। यस सर, सर्टेनली। लेकिन जो एज है उसका कि वंस इट इज डन इट इज डन, फायदा ये है। एंड यू गॉट एक्सेप्शनली वेरी गुड मार्क्स, एंड इन फिजिक्स सुपर पेपर टू ही गॉट ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर, आई हैव टू राइट? चेक, बट यस सर, अभी तक मैंने नहीं देखे उससे ऊपर किसी के। यस। या प्रफुल, फिजिक्स पे हम लोग ना अलग से एक सेशन करेंगे, यस सर। ताकि जो वो फिजिक्स ऑप्शनल वाले हैं उनको हेल्प मिले। एक ओपन सेशन हम कर लेंगे। सवाल ये है कि ऑप्शनल, टेक्निकल ऑप्शनल लेना, क्या तुम एडवाइस करोगे बाकी लोगों को, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? सर मैं पैरामीटर्स के बारे में बात करूं, क्योंकि डिटेल्स तो सर हम्म। ये डिफरेंट सेशन में होना चाहिए। पैरामीटर्स का मैं पहले ये कहूंगा कि ये जो पैरामीटर हम पहले मानते थे, इनफैक्ट मैं
कन्फेस करूंगा, ये मैंने भी शायद पैरामीटर कंसीडर किया था कि साइंस ऑप्शन में हम 330 ला लेंगे, जीएस में हम पढ़ेंगे नहीं, एंड जीएस में क्योंकि एवरेज तो मिल ही जाता है, इससे और इंटरव्यू करके सिलेक्ट हुए चले आएंगे। ये स्ट्रेटजी अब वर्क करेगी नहीं, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अब यूपीएससी ने मार्किंग ऐसे बना दी है कि जो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल का बच्चा है वो भी अगर मेहनत कर रहा है सेम मार्क्स लाएगा, और एक साइंस ऑप्शनल का बच्चा भी लाएगा। एक अंतर है टेक्निकल ऑप्शनल में कि वो स्टेबल है। लाइक आई न्यू कि मेरे 270 280 के बीच में ही मार्क्स आएंगे। आई टोल्ड यू डे बिफोर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आए भी मुझे 271। तो साइंस ऑप्शनल का एक ही है कि स्टेबल है, और दूसरा वो हर साल में फ्लक्चुएट नहीं करता है। क्योंकि बहुत पर ये भी है सर कि कई लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो नहीं, फ्लक्चुएट भी कर जाता है। आई नो पर्सन जिनके एक साल 280 आए थे मैथ में, अगले साल 230 हो गए। Another person got 230 in physics paper 1 physics in his first mains, and his second mains he got 210, जबकि उन्होंने काफी पढ़ा था। तो साइंस ऑप्शनल भी ये पैरामीटर लेके नहीं चलना चाहिए हमें कि इसमें जीएस का सब्स्टिट्यूट है, मेरा ये मानना है। और दूसरा ये है कि साइंस ऑप्शनल में टाइम लगेगा, बुक्स करनी पड़ेंगी। तो जो भी कैंडिडेट ले रहा है वो ये ना सोचे कि मैं किसी के नोट्स उठा के उसमें से कर लूंगा तो हो जाएगा। उसमें 25 साल पेपर करना पड़ेगा, बुक करनी पड़ेगी। पर ये है अगर आपने कर लिया तो आप डन हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। और ऑप्शनल आई थिंक एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है टू डिसाइड, क्योंकि आई नो मेनी गुड कैंडिडेट जो जीएस में अच्छा करते हैं, पर ऑप्शनल की वजह से वो रुके हैं इस प्रोसेस में। यस, तो यही है मेरा ऑप्शनल में यही कहना है। बाकी टाइम लगेगा, पीपल डू वेल साइंस ऑप्शनल आल्सो, एंड बट वही है कि ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि 330 मिलेगा, क्योंकि टॉपर के आते हैं और इस साल तो शायद टॉपर के भी नहीं आए 330 पे, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये थोड़ा रॉन्ग परसेप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। सो इन अवर इंटरव्यू ग्रुप देयर वाज अ जोक कि प्रफुल्ल इज वन कैंडिडेट की जो एक दिन में 3 मॉक देता है। एंड अगेन यहाँ पे अगेन आई वुड लाइक टू एंड आई विल कीप ऑन सेइंग दिस कि इंडिविजुअल कैंडिडेट की स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स। प्रफुल्ल इज ए कैंडिडेट, ही इज मोर कि सर मुझे ज्यादा मॉक देना है ना, तो मुझे ज्यादा वाली साइड पे जाना है। ऐसे भी कैंडिडेट हैं देवर लाइक कि सर 1-2 मॉक देना है, कंटेंट पे सर मुझे ज्यादा जाना है, मुझे सेशंस पे ज्यादा जाना है कि भाई मुझे 1-to-1 सेशंस जो हो रहे हैं ग्रुप सेशंस उस पे जाना है। सो इट वर्क्स लाइक लास्ट ईयर प्रफुल्ल गॉट 195। शी वाज लाइक सर आई एम डन विद द मॉक, आई विल गो विद इट, राइट। तो हमारे इंटरव्यू ग्रुप पे सब ज्यादा मजे सब लोग प्रफुल्ल के लेते थे कि प्रफुल्ल तू आज भी चला गया क्या मॉक देने, कितने मॉक देगा। तो इंटरव्यू में अभी देखो प्रोसेस खत्म हुआ है, कंसिस्टेंटली यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। तो इंटरव्यू के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट टू दोस कैंडिडेट हु केप्ट ऑन स्कोरिंग वेरी लो मार्क्स, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द इंटरव्यू? सर पहली बात तो ये है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये तो पहले मानना पड़ेगा। और जब मैं प्रिपेयर करने कहता हूँ तो जैसे YIAS है, मैंने इस आंसर को कम से कम 20 बार बुला है और इसको 20 बार रिफाइन किया है, तब वो मेरा 3 लाइन का आंसर आता है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ मेरा सेकंड अटेम्प्ट उस YIAS के आंसर की वजह से ही हुआ था 195। मेरा ये मानना है सर कि आप जो बता रहे थे वो सही बात है, कई कैंडिडेट्स होते हैं वो 3 मॉक देते हैं हो जाता है। ऑन द अदर हैंड आई गिव्स इन डबल डिजिट नंबर ऑफ मॉक, शायद हायर ही होता है। पर मेरा जो मानना है वर्क क्या करता है मेरे लिए कि मैं कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। तो अगर मैंने मॉक ज्यादा दिए हैं तो मैंने कंटेंट भी 300-400 पेज का आराम से बनाया, तो ये पॉइंट है। 700 700 700 पॉइंट 700 पेजेस का बनाया है इसमें। हाँ सर, तो मेरा ये मानना है कि सर की जो नोट्स हैं तो मैंने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। तो जो लोग कम मार्क्स भी देते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, वो भी तैयारी करते हैं। आई एग्री कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो नेचुरल एक्सेप्शनली वेल होते हैं, वो जाते हैं उनका लक साथ दे जाता है। बट मैंने जिनके मार्क्स स्टेबल होते हुए देखे इंटरव्यू, वो वही है जिन्होंने प्रिपेयर किया है। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ कि मार्क्स नहीं आते हैं, और उसके 2 ही रीजन होते हैं। एक, उन्होंने आंसर ढंग से प्रिपेयर नहीं किया होता है, वो बोलते हैं मैं ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ। तो अगर मैं उनके साथ इंट्रोस्पेक्शन करूँ, वाई करूँ, वाई पूछूं, तो उनके आंसर फाइंड नहीं होते हैं कि उनको खुद को भी नहीं पता होता है वो क्या बोल रहा है। और दूसरा ये कॉन्फिडेंस, बोर्ड के सामने नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस सब बिगाड़ देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कैंडिडेट हु विल बी
कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी नर्वस कैंडिडेट। तो मैंने यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दिए और आईएफएससी का 1 इंटरव्यू दिया था। नेवर इन फ्रंट ऑफ बोर्ड आई एवर फेल्ट नर्वस, रादर आई एक्चुअली फील समटाइम्स इन द मिडिल कि मैं थोड़ा सा डिफेंसिव कर ही नहीं रहा हूँ 1% भी। तो वो जरूरी है, बोर्ड की रेस्पेक्ट करना जो ठीक है कि आप नर्वस हो रहे हो, बोर्ड को भी अच्छा लगता है कि आप नर्वस हो तो रेस्पेक्ट कर रहे हो, पर आप जो क्वेश्चन से पूछा जाए उसका आप आंसर दो एंड थिंक लाइक अ ऑफिसर, लाइक यू आर एन ऑफिसर, ओके, यू शुड गिव फैक्ट्स। जैसे एक पर्सन से किसी ने पूछा था कि आईआईटी में लड़कियां क्यों नहीं पढ़ती हैं, कम है। ही सेड कि सर लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू से। आप प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपने सोचा हुआ नहीं है और ये आपकी गलत माइंडसेट को भी दिखा रहा है। तो बोर्ड आपको 84 ही देगा, ही गॉट 84। तो इन माय ओपिनियन अगर मॉक दे या ना दे, प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। और सर आपकी बात सही है, मैं मैक्सिमम कैंडिडेट को अच्छे नंबर लाते हैं देखा, वो 4-5 मॉक ही देते हैं इंटरव्यू पे। वो प्रिपेयर पूरे अच्छे से करते हैं, उनके पास हर टॉपिक रेडी होता है। उनसे आप पूछोगे उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और मेरा क्या है, मुझे डर लगता है चीजों से, तो इसलिए मैं जितने हो सकते मॉक देता हूँ, पढ़ाई भी कर लेता हूँ मैं। जैसे मेरे घर का एड्रेस राजेंद्र नगर है, तो मैंने राजेंद्र प्रसाद के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, राजेंद्र नगर क्यों बना वो घर का एड्रेस। ऐसे तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर आप इतना डिटेल चले जाएंगे तो बोर्ड भी सोचेगा ना पूछने से पहले कि इसको पता है चीजें, इससे गलत चीजें नहीं पूछेंगे। पता है तो फिर बोर्ड अगर दिख जाए कि आप फंस रहे हो तो फिर वो परेशान करता है उस क्वेश्चन से। व्हाट आई फेल्ट। और यार जब है ना कंटेंट पूरा एक्सटेंसिव जब कंटेंट है तो फिर फंसने का चांस होता नहीं है। करेक्ट सर। एंड प्रोफाइल भी मैटर कर जाती है सर। आई थिंक एक यंग प्रोफाइल थी और प्लस एक विलेज का एक्सपीरियंस था। So it's always about everybody has some good points in their kitty. That's why they have reached the interview. True. और वो भुनाना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसका गेम है। और मुझे इसी लगता है कि इसीलिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था। अब जैसे कई लोग कहते हैं वो सेशन अटेंड करना चाहते हैं और मॉक देना चाहते हैं, मैं दोनों करता था। आई नेवर मिस सेशंस बट आई आल्सो गिव मॉक, तो वो भी करना पड़ेगा। True. अंजलि, you are here. अंजलि तुमने सेशन ज्वाइन किया ना? अंजलि अनम्यूट करो। अंजलि हो या श्रेया हो, दोनों में से कोई एक है। दोनों को मैंने इनवाइट किया है। मैंने कहा अब जरा प्रफुल सर की टॉप स्टॉक कराई जाए। तो अंजलि इज हिज colleague and Anjali got AIR 44 this year and Shreya got rank 71 this year. यार अनम्यूट कर लो, ठीक है, तब तक और बात करते हैं। फिर ना एक ये जो चीजें होती है ना कि बोर्ड की प्रोफाइलिंग कर ली लोगों ने, ये कर दिया कैसा है, ऐसा बोर्ड है, इतने नंबर, ये एनालिसिस, मतलब दिमाग में पहले से ही एक इमेज बना के जा रहे हो, कैसे होगा फिर? बोर्ड की प्रोफाइलिंग नहीं करनी चाहिए। और मैं अनफॉर्चुनेटली कन्फेस भी कर रहा हूँ मैं इस चीज को। मैं भी सोच रहा था ये बोर्ड ऐसे देता है वैसे देता है, पर कोई बोर्ड ऐसा कुछ वो नहीं है। हर बोर्ड अच्छे मार्क्स देता है, हर बोर्ड बुरे मार्क्स देता है। इनफैक्ट एक मैम है जो बहुत बुरे मार्क्स देती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, अच्छे मार्क्स देती हैं। उनके बोर्ड में मैंने 3-4 लोगों को बहुत बुरे मार्क्स पाते हुए भी देखा है। तो ये भी। और ये प्रोफाइलिंग के लिए तो तुमको डांट वाट भी पड़ती रहती थी टाइम टू टाइम। तो बिल्कुल पड़ी थी और आई थिंक इट्स नॉट टू बी डन। इट्स समथिंग अवॉइड ही करें तो बेहतर है। ट्रू। फिर उसके बाद में आता है कि अभी जैसे कुछ लोग हैं, ओके, अभी जैसे कुछ लोग हैं, तो वो लोगों के साथ में ऐसा है कि अभी रैंक आया नहीं है, और वो जो फीलिंग है वो तुम्हें पता है। यार मेरा ये मानना है कि वंस यू रीच टू द इंटरव्यू स्टेज, एक्सपेक्टेशन तो होती है। डेफिनेटली। रैंक 1 को भी पता नहीं है कि वो रैंक 1 आने वाला है। लिस्ट से पहले तो आदमी बस एक छोटी सी चीज एक्सपेक्ट करता है कि उस होली पीडीएफ में मेरा कहीं नाम लिखा हो, एंड यू हैव फेस्ड मैं इट। पेन तो जानता हूँ लास्ट में। कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस? सर वो पेन तो रहता है और मैं इनफैक्ट ये बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, उस समय लगेगा कि मैं मेरा तो कभी होगा भी नहीं। सर आपने भी शायद अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया है, मैंने भी उसमें बोला है कि मेरा यूपीएससी कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने एक ही ग्रुप नहीं, जितने भी एसएमपी ग्रुप थे जो चैनल सब पे बोला है मैंने कि यूपीएससी होएगा ही नहीं कभी, ये तो बेकार हो गया। आई हैव वेस्टेड माय इयर्स, आई हैव वेस्टेड माय एफर्ट्स। डेफिनेटली लगता है सर, क्योंकि फाइनल लिस्ट में करीब पे जाना और फिर इंटरव्यू में किसी नंबर कम मिल गए। तो इंटरव्यू प्रीलिम्स से किसी ऐसा स्टेज मानता हूँ और ऐसे ये 3 ऐसे पेपर्स मानता हूँ मैं जिसमें मार्किंग इतनी रैंडमली होती है कि यू फील वेरी, इवन आप पर्सनल ले लेते हो कि यार मेरी पर्सनालिटी खराब है, बस दैट्स नॉट ट्रू।
इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। तो मेरा बस यही कहना, मैंने अभी शुरू में बोला कि एक बार अगर जो भी इंसान है वो प्रीलिम्स दे दे, मेरा एक्सपीरियंस ये प्रीलिम्स दे देगा वो, प्रीलिम्स के बाद 10-12 दिन में धीरे 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 वो रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा। और मेरा ये भी मानना है कि मार्क्स इस बार रिलीज हो गया, थोड़ा सा हेल्प रहेगा, मार्क्स जब आ जाते हैं आपके पास तो आपको एक्शनेबल दिखने लगता है, आप सुधार कहाँ सकते हो। और फिर वही है सर कि आपको एक पीयर ग्रुप पकड़ना पड़ेगा, जो जो फेल हो रहे हैं उनको यही है, उनको एक तमीज सा पीयर ग्रुप पकड़ना पड़ेगा, दोस्त कैन क्लियर दिस एग्जाम। वो अगर मिल गया तो सब नथिंग लाइक इट। पर मैं ये बात बोलता हूँ सर, जो इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं उनके अंदर थोड़ा सा विनम्रता होनी चाहिए कि मतलब मेरा अगर इंटरव्यू तक पहुंच गया, फेल हो रहा हूँ सही। तो मुझे मानना पड़ेगा। कई लोग होते हैं बोर्ड को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बोर्ड है, ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है इसलिए मुझे नंबर नहीं मिल रहा है। इट कैन बी ट्रू बट द पॉइंट इज कि बोर्ड देता भी है। इसमें मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कास्ट बेस्ड कुछ हमें सुनने को मिलता है कि ये पर्टिकुलर कास्ट को कम मिलता है, इसको कम मिलता है, एंड वन ऑफ माय कैंडिडेट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कास्ट, गॉट लेस मार्क्स। ठीक है, वो कैंडिडेट कहीं बाहर जाके ये कहने की कंडीशन में नहीं है कि बोर्ड ने गलत नंबर दिए। कैंडिडेट को पता है कि तैयारी का क्या होता है। यार ये सब चीजें देखो, मेरा एक ही है 165 एवरेज, जाके शांति से स्माइल करते रहोगे, बेसिक आंसर करते रहोगे, सॉरी कहते रहोगे, 160 165 लेके निकल जाओगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम वहां पे चुप ही बैठे रहोगे कि सॉरी 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 करते रहोगे, ऐसा भी नहीं है। बेसिक नॉलेज चाहिए, बट हाँ, उतना मिलता है। बोर्ड जो है ना, वो फेल एंट्री करने पे के जो ध्यान से नहीं नंबर है, बैठा है, हाँ, वो पास बोर्ड के करने के लिए। पास एंट्री पे जो नंबर है ना तुम्हारे, वो 160 है। अब वो 30 मिनट में डिसाइड होगा कि वो 160 से तुम नीचे जा रहे हो कि तुम ऊपर जा रहे हो कि क्या है। बोर्ड का तो वही होता है सर, मैं ये मानता हूँ। और इनफैक्ट बोर्ड ही नहीं, आप कई लोग होते हैं, अब मेंस है, वो जीएस में उनकी एक स्ट्रेटजी वर्क कर गई, तो हम्म। अगले अटेम्प्ट में क्या करेंगे, जीएस नेगलेक्ट करके ऑप्शनल करने लगेंगे। ट्रू। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। आई नो पीपल जो जिनके 400 प्लस आए थे, फिर अगले अटेम्प्ट में 335 आ गए थे। ट्रू। और ट्रू। ये ट्रू। बात उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मेंस देकर आ रहे हैं, पता चले उनको जीएस में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, तो फिर वो क्या कहें, जीएस वैल्यू एडिशन करना बंद करते हैं, वो सेम लिख के आ जाए। इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर एक्चुअली, ये पेनलाइज हो रहे हैं लोग, ऐसे लोग। आई नो पर्सन के 475 आए थे 17 के मेंस में, हम्म। एंड ही गॉट 355 लास्ट ईयर, 345 और 355। सोचो। तो सब पर फोकस करना है। दिस गेम यही है। मैंने कुणाल से भी पूछा था और ही सेड द सेम थिंग, एंड अदर टॉपर से मैंने जो बात की थी 95 रैंक जो थे विनायक सर, सबने ये कहा कि एवरेज सब में करना, किसी पेपर को खराब मत, नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि फिर वो यूपीएससी बहुत बुरा मार्क कर देती है। तो वो है। अपने जो वैभव जो हैं, भाई वैभव की देखो इस बार रैंक आई है। और वैभव का जो इंटरव्यू था, ठीक है, वैभव का ये चौथा इंटरव्यू है। वैभव 2017 में उनको ये अपना आईसीएस। कॉर्पोरेट लॉ सर्विस अलॉट हुआ। उसके बाद में वो कंसिस्टेंटली इंटरव्यू दे रहे हैं वो, और ये चौथी बार वो इंटरव्यू देने गए। बट चीजें कहाँ पे बिगड़ती थी, कहता सर कभी मैं ऐसे ठीक करता था, हाँ, ऑप्शनल मेरा कम हुआ, ऑप्शनल को सर अच्छा किया, GS 3 कम हो गया। तो इस बार मैंने कोशिश किया कि सर सब सब सही होता जाए, एंड ही गॉट 325। एंड कैन यू इमेजिन कि 4 बार आप इंटरव्यू में हो, है ना। तो वो होता है कि ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि डू नॉट, ये आप ना कुछ अपना बिगाड़ो मत। नहीं, मेरा यही हुआ, और इनफैक्ट ये मेरे लिए इसलिए वर्क कर गया क्योंकि इस साल यूपीएससी ने इंटरव्यू और ऐसे में नंबर को डिप्रेस किया था, और इंटरव्यू ऐसे सपोज टू बी माय फोर्टे। तो अगर मैंने ट्रू। उनको नेगलेक्ट किया होता तो मेरी तो बहुत अच्छे से क्लास लग गई होती यूपीएससी में। तो ट्रू। ये ट्रू। बात ट्रू। जरूरी है यू। कि सबको देना है टाइम। और थोड़ा लक भी है सर, लक तो है, डिनाई नहीं कर सकते हैं सर, सीट्स कम है तो लक तो रहेगा ही। पर वही है, एफर्ट आप डालेंगे तो कभी कभी वर्क कर ही यार जाएगा। लक ना मेहनत के बाद है। मेहनत कर लिया फिर हाँ, थोड़ा मेहनत लक है। नहीं अब की है तो फिर नहीं। मेहनत ही नहीं की है तो 15 दिन पढ़ के बने IAS वाली कहानियों पे बिलीव करते रहो, जो कि कभी सच होती नहीं है। अच्छा हाँ, ये यार मैं अभी पूछ लूं तुम्हारे से, ये सब जो आते हैं ना कि 2 महीने में ऑप्शनल खत्म किया, 3 350 ले आए, 15 दिन में ये कर दिया वो कर दिया, अब तुम्हें लग रहा है कि ये बिलीव करना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट फिजिक्स में मैंने ये गलती करी थी कि बुक्स नहीं करनी होती है, नोट्स करके आ जाओ, हो जाता है, एवरेज तो मिलेगा, नंबर मिला नहीं। इनफैक्ट मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड था इसलिए थोड़ा इज्जत के नंबर मिल गए, 220, नहीं तो और कम होते। और मैं आपको बताऊं, मैंने उसमें 10 साल
10 बुक्स करी होंगी, 8-9 बुक्स, प्लस मैंने 25 साल पेपर हाथ से सॉल्व किया है, प्लस मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और उसको फिर अरेंज करके उसको रिवाइज करना। इट टेक्स दैट मच एफर्ट सर, उससे कम नहीं लगेगा। और मैं ये देख रहा हूँ एटलीस्ट साइंस सॉफ्टवेयर जो रोजी पिक्चर प्रिंट करते हैं, उनको एटलीस्ट मैथ वालों के साथ बहुत बुरा हो रहा है इस इधर के सालों में, वो बता रहे हैं ये बात और इसीलिए लोग छोड़ भी रहे हैं। तो मिस इन्फॉर्म्ड होके मत करना आप, और टॉपर के मार्क्स नहीं, हमेशा एवरेज देखो, और एवरेज हर ऑप्शन में आज बड़े सिमिलर हो गए एटलीस्ट लास्ट 2 साल। तो वो ध्यान देना पड़ेगा। बाकी वही है सर कि पढ़ना तो पड़ता है, इसमें कुछ प्रोसेस में पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और ये भी नहीं पता रहता कि सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब मुझे लगा था कि अगर मेरे रैंक भी आएगी तो मेंस में इतने नहीं बढ़ेंगे, पर बढ़ गए। तो पॉइंट ये पता नहीं चलता है कि नेवर नो कि कहाँ बढ़ रहा है मार्क्स। यस सर, वही है यार, इस सारा बार मेहनत। तो विदाउट होप गया था मैं देने, आपको याद ही होगा, मैंने हाँ कहा बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि होएगा कि नहीं। तो बिल्कुल। यूपीएससी सरप्राइजेस अस वेरी वेल। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। प्रफुल्ल, एनी लास्ट एडवाइजेस टू द एस्पिरेंट कम्युनिटी जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं? सर मतलब यही एडवाइस है कि 3 लेवल पे है। पहली एडवाइस ये प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव में, प्रिपरेशन प्रति सीरियस रहना। आई अंडरस्टैंड कि कई लोग कहते हैं हमने सोशल लाइफ में बैलेंस कर ली और ये कर लिया वो कर लिया। मैं फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं किया, पर इनफैक्ट फर्स्ट दूसरे अटेम्प्ट में भी आधा कर देता हूँ, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस में हर दूसरे दिन मूवी देखी है। बट आई ऑल्सो इंश्योर्ड कि मैं और कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो बस ये 2 घंटे मूवी देख ही सकता हूँ। तो अब ये कई लोग होते हैं कि वायरन की एक ऐसी दुनिया है, मेरे कई सारे फ्रेशर इस साल मिलते हैं मुझे। लास्ट ईयर तो कोविड था, मैंने बहुत फ्रेशर्स को देखा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए डिस्ट्रैक्शन से पढ़ते हुए। तो पढ़ाई को बड़ी सीरियसली लेना, ये तुम्हारे आपके अपने पैसे नहीं होते हैं, कई मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स के पैसे होते हैं, उनके सपने होते हैं, और वो तो पैसे दे देंगे पर आप करियर बर्बाद हो जाएगी यूपीएससी में। क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सर, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले 2 साल बहुत मेहनत की है, उन्होंने आलस नहीं किया है उसमें मेहनत में। दूसरी एडवाइस ये है सर कि फेलियर तो सर इसका पार्ट एंड पार्सल है, डर लगा रहेगा आखिरी दिन तक सिलेक्शन के, तो परेशान नहीं होना है क्योंकि सब इसी फेज में है। और थर्ड ये है कि रिजिड नहीं होना है, अगर आपको पता है आपका ऑप्शनल आपको परेशान कर रहा है तो छोड़ने के में कोई बुराई नहीं। आई नो पर्सन जिन्होंने बोला कि मैं तो सिलेक्शन इसी ऑप्शन लूंगा वरना लूंगा ही नहीं, उन्होंने मुझे परसों बोला कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए अपना ऑप्शनल, बट ही वेस्टेड 3 मोर अटेम्प्ट्स टू रियलाइज दिस। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। 2-3 अटेम्प्ट जो भी थे उनके, तो ऑप्शन रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल रहो, गाइडेंस के साथ काम करो, कोई भी चीज आंख बंद करके नहीं करना है, यूट्यूब के रील्स पे नहीं जाना है बस। और सर वही है, डेस्टिनी उसके बाद बुलाने चाहेगी बुला लेगी। और ये भी है सर, लोग अच्छा ही करते हैं, इनफैक्ट जो अच्छे से तैयारी करता है वो एटलीस्ट इतना तो एलिजिबल हो जाता है सर कि इस सेक्टर में ही जॉब पा जाएगा, एक अच्छी लैक्स की सैलरी मिल जाएगी उसको, एक अच्छी 6 डिजिट फिगर की सैलरी है, लाइफ चल रही है, और जिसका ड्रीम है सेक्टर में काम करने का वो भी फुलफिल हो रहा है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ पर वो सत्वा कंसल्टिंग है या अदर कंसल्टिंग कंपनीज है वहां पे काम कर रहे हैं, दे आर पेड हैंडसमली। तो प्रोसेस को सीरियसली लोगे तो हेल्प करेगा, पर अगर प्रोसेस में खिलवाड़ किया है, झूठ बोला है तो नहीं। प्रफुल्ल, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ 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 वही सर। ट्रू, और है ना, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं, दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ एसओएमपी, थर्ड फाइनलिस्ट आई हैव सीन, बहुत हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, उसका नाम नहीं देखने को मिलता, एंड इट हैपेंस। ठीक है, A lot. मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, सभी से बेस्ट एग्जांपल अभिनव शिवाज। अभिनव शिवाज के लिए हम लोग क्या बोलते थे, मैंने कहा ये बंदा अगर रैंक 1 ले आया तो भी कभी शॉक नहीं लगेगा, सरप्राइज कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि आई हैव सीन हिज जीएस, क्या जीएस था उसका, एंड ही And he डिडंट got. फाइंड हिज नेम इन द फाइनल लिस्ट, एंड ही वाज लाइक कि सर आप तो कहते थे कि तुम्हारा तो हो रहा है, तुम्हारा कोई रुकने वाला नहीं है सर, देख लो रुक के, वेटिंग लिस्ट में उसका आया नाम। मैंने कहा देख यार, मैंने बोला था तेरा हो तो गया, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग ए टॉप रैंक, लाइक उसका आईएएस के नीचे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। Even I was not. And उसके marks भी show करते हैं he would have. मार्क्स शो करते हैं, Problem was his optional. ऑप्शनल,
जीएस में लाया वो 440 वाले कुछ नंबर है, 418 सब्जेक्ट थे 430 या फिर 400 जो भी है, तो और नंबर उसके है 193 थे इंटरव्यू में, एक्सीलेंट इंटरव्यू मार्क्स। में। देखो ये आई थिंक ऐसे में 131 समथिंग थे, एक्सीलेंट मार्क्स। ओनली वेयर ही कुड नॉट क्लियर, अगर वो ऑप्शन 40 45 मार्क्स और होते, एवरेज मार्क्स होता ऑप्शनल में, ही बिल्कुल वुड हैव बीन इन आईएएस। तो वो बात तो आपकी आईएएस। बिल्कुल ठीक है सर कि ये तो गेम नहीं है उसका, किस्मत पे होता है लेकिन सर। इसमें फिर क्या है, नहीं तो ना फिर देखो इसमें क्या है ना कि जैसे अभिनव श्रीवाच है ना, वो कैंडिडेट है, अगर वो अभी सही से तैयारी कर रहा है और अगर वो अभी लगा Obviously, हुआ है, वो टॉप रैंक मारेगा, वो टॉप रैंक मारेगा, हाँ, क्योंकि पुराना आपका जो एक्सपीरियंस है ना, इट हेल्प्स अ लॉट। नहीं सर, डेफिनेटली आई एग्री। और इसीलिए मैं कहता रिजिड नहीं होना है। ऑप्शनल में अगर रिजिड किसी के नंबर खराब हो रहे हैं या फिर जीएस में दिख रहा है नहीं आ रहा है, तो क्लेम करने से अच्छा है बैठ के डिसाइड कर लो, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए अल्टीमेटली। आपको हम्म ये नहीं डिसाइड करना है कि आप सब्जेक्ट के प्रकांड पंडित हो कि नहीं, हम्म उसके लिए आप पीएचडी कर लो। पर अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो ह्यूमिलिटी सर झुका के मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं मानता हूँ कि यूपीएससी हम्बल बना देता है लोगों को। हम्बल एटलीस्ट जो बनाए। लोग फेल होते हैं, फेल मैं नहीं कहूंगा, इम्प्रूवमेंट उनके स्कोप रहता है, नॉट रिकमेंडेड। यूपीएससी भी फेल बॉडीज नहीं करता है। यस अ, वो पर्सपेक्टिव को लेके चलेंगे तो हो जाएगा। बाकी तो सर वही है, और अगर मेहनत से सब होता है। और ना अगर अच्छे कैंडिडेट हो और अगर अटेम्प्ट है, निकलता है यार, मैंने लोगों का निकलते हुए देखा है। नुपुर लास्ट अटेम्प्ट फोर्थ इंटरव्यू शी वाज लाइक सर भूल जाओ, मैंने कहा नुपुर हो रहा है, क्योंकि आई हैव सीन हर फाड़ू कैंडिडेट, जबरदस्त कैंडिडेट, मैंने कहा यार हो रहा है, रुकने का चांस 11th नहीं। रैंक। 11th रैंक एंड शी वाज लाइक सर हो गया फाइनली, तो वो अच्छे कैंडिडेट का होता भी है, लेकिन इस प्रोसेस में ना आपको लगना पड़ेगा। कुछ लोग करते क्या है कि आज वो अच्छे कैंडिडेट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि तुम मान लो सेलेक्ट नहीं होते और तुम वहां पे जॉब कर रहे हो एंड यू आर लाइक सर मैं ब्रेक ब्रेक लेता हूँ, और वो ब्रेक वाले टाइम पे तुमने कुछ भी नहीं करते तुम, तो ये जो 2 साल का जो एक्सपीरियंस तुम्हारा जो तैयारी का था वो खत्म। वो फिर तुम आ गए एक एवरेज कैंडिडेट पे, और फिर तुम्हारा नहीं होगा, फिर तुम बोलोगे यार मैंने देखो 3 इंटरव्यू दिए, मेरा हुआ नहीं। आप अपना भी तो देखो ना कि आप अपने वो एक्सपीरियंस को एटलीस्ट वहां पे होल्ड तो कर लो, गिराओ तो होल्ड मत। करना तो मुश्किल लोग है। वो गिरा देते हैं। नहीं, ये बात ठीक है, यही तो मैं कह रहा था कि अगर आपका ऐसे इंटरव्यू ठीक है तो लोग क्या करेंगे, अगली बार 150 ला देंगे इंटरव्यू में, कहानी बिगाड़ देंगे। हम्म आई नो वो कैंडिडेट जिसका लास्ट रैंक था 182 था, इस बार 140 हो गया, वेरी गुड हम्म कैंडिडेट। पर वही था कि उसकी गलती नहीं है, पर लेकिन वही है कि अब किस्मत खराब हो गई ऐसे में इंटरव्यू में, तो पूरा ही बिगड़ हम्म गया मामला। तो वी हैव टू बी वेरी बिल्कुल विजिलेंट अबाउट आवर एक्सपीरियंस, और फिर होता है लोगों का सर। हम्म अब वो कैंडिडेट है, अगर वो सब हम्म मेहनत करेगा पक्का होगा। पर वही है कि प्रोसेस ऐसा है ना कि आप मिस्टेक नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड फॉर यू। हम्म ट्रू। सर यही है मेरा मैसेज। uh, Praful, thank you very much for taking out the time and sharing your thoughts on various things. And physics के लिए एक open session we will be doing. मेंस के लिए, जीएस के लिए कुछ डाउट्स रहेंगे लोगों के, तो वो लाइव में अपना आके डाउट पूछ लेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द थैंक यू टाइम। फॉर आस्किंग क्वेश्चंस also, and thank you for guiding, thank you for being there for this preparation, and SOMP definitely is integral part of my destiny. So in that sense I'm really grateful for that. बाकी कोशिश करूंगा सर कि जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको कुछ सही से इस्तेमाल किया जा सके। और एक, क्योंकि अब एक जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, कि एक खत्म हो रही थी, एक शुरू भी हो रही है, तो वो भी काम करना है अच्छे से। बाकी आपकी आशीर्वाद और गाइडेंस जरूरत पड़ेगी। और आने वाले समय में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैंने अपना चैनल बनाया है, वो एसएमपी में मैं जुड़ा रहूंगा सर के थ्रू, जो भी है हम लोग अपने जो भी हो सकेगा, फिजिक्स ऑप्शनल के लिए भी हेल्प हो सकती है। और मैं बस यही कहूंगा कि जीएस हेल्प हर जगह है, हम्म आपको लगना पड़ेगा। हो सकता है मैं बिजी रहूं या सर बिजी रहें, सर भी बिजी होते हैं कई बार, तो अगर आप उनके पीछे नहीं पड़ेंगे तो वो चमत्कार नहीं होगा कि आपके लिए अपने हाथों से खुद बढ़ जाएंगे। तो ये करना पड़ता है, बाकी लोग करते हैं, लोग बुरे नहीं होते हैं, बस सर्कमस्टांसेस की बात है, तो करेंगे तो होगा। और अभी जो प्रीलिम्स हुआ है वो तो देख के लग रहा है कि इसका कट ऑफ स्टेबलाइज रहेगी, बहुत ऊपर तो नहीं जा रही। बाकी देखते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है देश देश की सेवा करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम देश की सेवा बहुत अच्छे से करोगे। ऑल द कोशिश वेरी रहेगी। बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी।
Thank you, sir. Thank you for helping me do Okay, it. okay, welcome. See you soon. Okay, Thank you. bye.